वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप सभी का डीमन स्लेयर सीजन 5 यानी इन्फिनिटी कैसल आर्क के मांगा पैनल में। क्योंकि अभी तक सीजन 5 का ऑफिशियल एनिमेशन नहीं आया और मैंने इस वीडियो में सीजन 5 को 50% कवर किया है, जिसमें 30 चैप्टर्स हैं। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं जल्दी पार्ट 2 को भी लाऊंगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तांजीरो लगातार नीचे गिर रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। और तांजीरो काफी तेजी से नीचे गिर रहा था, जिससे अगर वो जमीन के साथ टकराए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो तांजीरो टकराने से बचने के लिए अपने ब्रीदिंग को यूज करने को सोचता है, लेकिन वहाँ पर हवा का बहाव काफी ज्यादा तेज था, जिससे तांजीरो अपने ब्रीदिंग को यूज नहीं कर पाता। लेकिन तभी कोई तांजीरो को पकड़ लेता है, जो कि वाटर हाशिरा ग्यू टाम्यू का होता है। ग्यू तांजीरो को बचा लेता है और तांजीरो ग्यू को थैंक्स बोलता है। और तभी तांजीरो के पीछे एक डीमन आ जाता है, जिसे तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म को यूज करके मार देता है। और तभी ग्यू तांजीरो को जोर से चिल्लाता है, क्योंकि तांजीरो के पीछे बहुत सारे डीमन आ चुके थे। लेकिन ग्यू और तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग का थर्ड और सिक्स्थ फॉर्म को यूज करके उन डीमंस को बड़े ही आसानी से मार देता है। फिर तांजीरो को उल्टी जैसी लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद वाटर ब्रीदिंग को यूज किया था। ग्यू ये देखकर हैरान होता है कि तांजीरो को अटैक से पहले ही पता चल गया था कि ग्यू कौन से फॉर्म का यूज करने वाला है, और उसी फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म को तांजीरो अटैक करने के लिए यूज करता है। ये सब देखकर ग्यू कहता है कि तांजीरो तो एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सर्पेंट हाशिरा ओबानाए और लव हाशिरा मित्सुरी बहुत सारे डीमंस के बीच फंस जाते हैं, लेकिन ओबानाए अपने सर्पेंट ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म को यूज करके उन सभी डीमंस को मार देता है। मित्सुरी ओबानाए की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है, और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है, क्योंकि ओबानाए उसकी इतनी चिंता करता है। और नेक्स्ट सीन में बहुत सारे डीमंस को मार के स्टोन हाशिरा ग्यूमे और मिस्ट हाशिरा मुइचिरो बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और रास्ते में वो दोनों मास्टर कागाए के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें मास्टर कागाए ने जख्मी हालत पर संभाला था। और ये सब सोचकर मुइचिरो इमोशनल हो जाता है और काफी गुस्से से बोलता है, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुझे मार दूंगा और तुझे नर्क में भेज दूंगा। मुजान, तूने सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं, हमारे मास्टर जो कि मेरे पिता जैसे थे, तूने उन्हें भी मुझसे ले लिया। और ये सब सुनकर ग्यूमे भी गुस्सा हो जाता है और मुइचिरो को साहस देता है। और दूसरी तरफ हम विंड हाशिरा सानेमी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांति से एक जगह पर बैठा हुआ था। और सानेमी खुद को ही कोसने लगता है, क्योंकि वो मास्टर कागाए की जान नहीं बचा पाया। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और सानेमी अपने जगह पर बैठे हुए ही उस डीमन को मार देता है। लेकिन तभी उसके सामने और भी बहुत सारे डीमन आ जाते हैं, और सानेमी गुस्से से कहता है कि ये डीमन तो एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम सानेमी के फेस को देखते हैं, और वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और सानेमी कहता है, आ जाओ, मैं तुम सबको एक बार में ही खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम इनोस्के को देखते हैं, जो कि अपने स्वॉर्ड को निकालकर बहुत सारे डीमंस को मार देता है। इनोस्के को ये तक नहीं पता था कि वो आखिर पहुंच कहाँ गया और आगे उसके साथ क्या होगा। लेकिन इनोस्के इस बात से बहुत खुश था कि उससे अपनी पूरी ताकत से डीमंस को मारने का मौका मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम गैन्या को देखते हैं, जो कि इस अनजान जगह पर आकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी हम जेनित्सु को देखते हैं, जो कि लगातार भाग रहा था। और तभी जेनित्सु को एक स्मेल आता है, और वो कहता है कि वो शख्स जरूर उसके आसपास ही है, और जिस शख्स को वो ढूंढ रहा है वो उसे हरगिज माफ नहीं कर सकता। और जेनित्सु किसे ढूंढ रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और तभी हम इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू को देखते हैं, जिसे कहीं से खून की स्मेल आ रही थी, और वो उस स्मेल के पीछे जाने लगती है। और तभी शिनोबू एक कमरे में देखती है, और तभी हम देखते हैं एक डीमन जो बहुत सारे इंसानों को मार के उन्हें खा रहा था। और हम देखते हैं वो डीमन और कोई नहीं बल्कि अपर मून डोमा होता है, जो कहता है, अरे देखो तो यहाँ कौन आया है। अच्छा, तो ये एक लड़की है, ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। और फिर वो शिनोबू से कहता है कि शिनोबू तो देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, तो क्या वो शिनोबू को मार के उसे खा सकता है। तो अब हम शिनोबू के एक पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू रो रही होती है, क्योंकि उसके सामने उसकी बड़ी बहन काने अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फिर काने शिनोबू से कहती है कि शिनोबू डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़
छोड़े और एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ खुशी से जिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए बूढ़े होके मरे। लेकिन शिनोबू रोते हुए बोलती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी जब तक वो उस डीमन से अपना बदला ना ले ले। और वो काने से उस डीमन का हुलिया पूछती है और वो कहती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकती है जिसके हाथों में उसकी बहन दम तोड़ रही हो और इस सब का बदला भी वो नहीं ले पाए। फिर काने बोलती है कि उस डीमन के सिर में एक ब्लड मार्क है और वो डीमन बहुत ही शांत प्रकार का है जो हर वक्त अपने चेहरे पर एक स्माइल रखता है। तभी एक घायल लड़की शिनोबू से मदद मांगती है तो डोमा उसे चुप रहने को बोलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शिनोबू अपने कमाल की स्पीड से उस लड़की को बचा लेती है। शिनोबू की स्पीड देखकर डोमा भी हैरान होता है और शिनोबू से कहता है कि उसकी स्पीड तो लाजवाब है, क्या वो एक डीमन स्लेयर है। लेकिन तभी वो लड़की अपने आप ही कई हिस्सों में कट जाती है क्योंकि डोमा का वो अटैक इस लड़की के ऊपर लग गया था। शिनोबू ये देखकर हैरान होती है तो डोमा बोलता है कि वो उस लड़की के बारे में चिंता ना करे क्योंकि डोमा बाद में उस लड़की को पूरी तरीके से खा जाएगा। ये देखकर शिनोबू को अपनी बहन की बातें याद आती है। वो कहती है कि वो डीमन एक तेज धार की फैन जैसे हथियार का इस्तेमाल करती है। फिर डोमा कनाव से कहता है कि वो फाउंडर है इटर्नल पैराडाइज कल का, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को खुश रखे। ये सब सुनकर शिनोबू समझ जाती है कि उसके बहन को मारने वाला डीमन यही है। फिर शिनोबू डोमा से कहती है क्या इस तरीके से दूसरों को खुश रखना कहते हैं। वो लड़की अभी मदद मांग रही थी। इसके रिप्लाई में डोमा कहता है कि उस लड़की को तो उसने आजादी दे दी है क्योंकि वो लड़की बहुत दर्द में जी रही थी और अब उस लड़की को कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा और ना ही वो किसी से डरेगी। असलियत में हर कोई इंसान मरने से डरता है तो डोमा उन्हें मार के उन्हें इस डर से मुक्त करवा देता है। डोमा उसके फॉलोअर्स को मार के खा जाता है और उन्हें अपने अंदर पूरी तरीके से बसा लेता है। शिनोबू ये सब सुनकर गुस्से से बोलती है कि डोमा की सोच एक पागलपन है। ये सुनकर डोमा सरप्राइज होता है क्योंकि उन दोनों के पहले मुलाकात में ही शिनोबू इतनी कठोरता दिखा रही है और फिर डोमा समझ जाता है कि जरूर शिनोबू को उसकी कोई कठोर पड़ाव परेशान कर रही है और उस पड़ाव के बारे में डोमा सुनना चाहता है। ये सुनकर शिनोबू भड़क जाती है और कहती है क्या उससे ये हारोई देखकर कुछ याद नहीं आ रहा। ये हारोई उसी का है जिसे डोमा ने मारा था। फिर डोमा को काने के बारे में याद आता है और वो कहता है वो लड़की जो फ्लावर ब्रीडिंग को यूज करती थी वो बहुत खूबसूरत और बहुत काबिल लड़की थी। मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैं उस लड़की को मार के उसे पूरा नहीं खा पाया। ये सुनकर शिनोबू अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग से डोमा के आंख पर अटैक कर देती है और शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट थी कि डोमा अपने हाथों से उसके अटैक को नहीं रोक पाया। लेकिन डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू को दूर कर देता है और डोमा का थोड़ा अटैक शिनोबू को लग जाता है। उसका अटैक इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो एक ही पल में एक इंसान को जमा कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। फिर डोमा शिनोबू की स्पीड की तारीफ करता है और कहता है कि वो अपने स्वॉर्ड को इस तरीके से घुसाकर ये लड़ाई नहीं जीत सकती क्योंकि एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता है। इसके रिप्लाई में शिनोबू कहती है उसे पता है कि वो अपने स्वॉर्ड को इस तरीके से घुसाकर नहीं जीत सकती, लेकिन बात अगर जहर की हो तो बाजी पलटा जा सकता है। तभी हम देखते हैं डोमा की आंख पर जहर फैल चुका था और वो नीचे गिर जाता है और जहर की वजह से खून की उल्टी करने लगता है। शिनोबू को यह डाउट था कि उसका ये जहर एक अपर मून के ऊपर काम करेगा या नहीं। फिर डोमा शिनोबू के जहर की तारीफ करता है लेकिन फिर वो उस जहर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है और अब डोमा को पता चल गया था कि शिनोबू अपने जहर को अलग अलग टाइप में चेंज कर सकती है और वो ऐसा तब करती है जब वो अपने स्वॉर्ड को अपने कबर में घुसाती है। फिर डोमा हंसते हुए कहता है कि शिनोबू का जहर तो काफी पावरफुल है और वो शिनोबू के बाकी जहर को भी देखना चाहता है कि क्या वो उसके ऊपर काम करेगा। ये सुनकर शिनोबू लड़ने के लिए रेडी होती है और कहती है कि उसे ये पहले ही पता था कि उसका जहर एक अपर मून के ऊपर काम नहीं करेगा तो वो इस बार अपने असली जहर का टेस्ट करवाएगी। और अब हम डोमा के बचपन के एक पास्ट को देखते हैं। बचपन में डोमा की आंखें रेनबो कलर की थी और उसके बाल व्हाइट एंड ब्राउन कलर के थे जिससे लोग डोमा को एक अनोखा बच्चा समझते थे और उससे भगवान का एक अवतार मानने लगे। लोगों को लगता था कि डोमा भगवान की आवाज सुन सकता है लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। डोमा ने कभी भी भगवान की आवाज नहीं सुनी जिससे डोमा इन लोगों को और उसके माता पिता को एक नंबर के बुद्धू समझता है क्योंकि उसके माता पिता ने डोमा के लिए एक टेम्पल बना दिया था और उसे अनंत स्वर्ग पथ नाम दे दिया और डोमा को इसका लीडर बना दिया जो सभी को गाइड करेगा। और उस टेम्पल में डोमा की पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। वो सभी लोग अपना सिर झुका के रोते हुए डोमा से स्वर्ग जाने का तरीका पूछते थे जिसे सुनकर डोमा रो पड़ता है क्योंकि उसके हिसाब से स्वर्ग और भगवान इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन लोगों ने कभी भगवान को नहीं देखा फिर भी भगवान के ऊपर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि इंसान को दुनिया में सिर्फ जन्म लेके अपनी जिंदगी गुजारना और फिर मरने के लिए ही बनाया गया है। चाहे इंसान जितना भी कोशिश
कोशिश क्यों ना कर ले, आखिर में उन्हें सड़ के ही मरना है और यही इंसान का असली किस्मत है। लेकिन डोमा इन सभी लोगों को खुश देखना चाहता है और उन लोगों की मदद करना चाहता है और डोमा को लगता है कि उसका जन्म इसी काम के लिए हुआ है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर डोमा कहता है कि शिनोबू ने अब तक अपना 5वां जहर आजमा लिया है और एक भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा और इन जहर का पावर भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वो शिनोबू से पूछता है कि वो अब और कितना जहर बना सकती है। फिर डोमा शिनोबू से कहता है कि क्या शिनोबू को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि शिनोबू के फेस से काफी पसीना बह रहा था। शिनोबू सोचती है कि ये एक अपर मून की पावर है और उसका जहर जितना काम करता है उससे ज्यादा तेजी से डोमा खुद को हील कर लेता है। फिर डोमा कहता है कि शिनोबू को सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि डोमा का ब्लड डीमन आर्ट थोड़ा सा शिनोबू को लग गया था। फिर शिनोबू समझ जाती है कि डोमा ने अपने जमे हुए खून को कोहरे में बदल दिया और उन्हें चारों तरफ फैला दिया। फिर शिनोबू सोचती है कि वो इस बार बहुत सारा जहर एक अटैक में ही दे देगी और वो अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई को यूज करके डोमा के ऊपर अटैक कर देती है। डोमा उसकी स्पीड देखकर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, शिनोबू बहुत तेज है और अब तक वो जितने भी डीमन स्लेयर से लड़ा है शिनोबू उन सबसे फास्ट है। लेकिन हम देखते हैं डोमा ने भी शिनोबू के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया था जिससे शिनोबू बहुत घायल हो जाती है। फिर डोमा शिनोबू को ट्रोल करके कहता है कि उसे डोमा का गला काटने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, ना कि उसे जहर देने पर। और अगर शिनोबू अपनी स्पीड का सही इस्तेमाल करती तो शायद वो जीत सकती थी। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि शिनोबू बहुत छोटी है। ये सुनकर शिनोबू अपने हाथों की तरफ देखती है और सोचती है कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं और उसकी लंबाई आखिर क्यों नहीं बढ़ी। अगर उसका शरीर थोड़ा बड़ा होता तो क्या वो डोमा को हरा पाती। इंसान के हाथ पैर जितने लंबे होंगे उसकी मांसपेशियां उतनी ही अधिक होगी जिससे उस इंसान को एक अलग एडवांटेज मिलती है। लेकिन काने शिनोबू से काफी बड़ी थी लेकिन फिर भी वो डोमा को नहीं हरा पाई। और तभी शिनोबू को याद आता है कि उसकी बहन उसकी आखिरी समय में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि शिनोबू उस डीमन से हार जाएगी, लेकिन वो ये शिनोबू से नहीं बोल पाई। तभी काने की आत्मा शिनोबू के पास आती है और उसे फिर से खड़े होने को बोलती है, लेकिन शिनोबू ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसका काफी खून बह चुका था और उसका बायां फेफड़ा टुकड़े टुकड़े हो चुका था जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन काने कहती है कि इन सब से इसका कोई मतलब नहीं, शिनोबू को उठना होगा। ये सुनकर शिनोबू हैरान होती है। तभी काने कहती है कि अगर उसने डीमन को मारने का कसम खाया है तो उसे उठना होगा, अगर उसने जीतने का कसम खाया है तो उसे उठना होगा, चाहे इसके लिए कोई भी बलिदान देना क्यों ना पड़े। और शिनोबू ने काने से वादा किया था कि वो उसका बदला लेगी और उसने कानाओ से भी वादा किया था। तभी डोमा शिनोबू के पास आता है और कहता है कि इसके लिए शिनोबू उसे माफ कर दे क्योंकि उसने शिनोबू को अधमरे हालत में ही छोड़ दिया जिससे उसे दर्द हो रहा है। तभी काने शिनोबू से कहती है कि वो ये कर सकती है, बस उसे कोशिश करना होगा। ये सुनकर शिनोबू मोटिवेट हो जाती है और फिर से उठ खड़ा होती है जिसे देखकर डोमा हैरान होता है कि शिनोबू आखिर खड़े कैसे हो रही है। क्या शिनोबू सच में एक इंसान ही है क्योंकि उसका एक फेफड़ा पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसका काफी खून भी बह चुका है और इतना सब होने के बाद एक इंसान इतनी देर तक जिंदा नहीं हो सकता। शिनोबू डोमा की तरफ देखती है और फिर उसे खांसी आने लगती है। ये देखकर डोमा कहता है कि उसका ज्यादातर खून उसके फेफड़े में जा चुका है तो उसे उतनी मेहनत करके खड़े होने की जरूरत नहीं। डोमा बड़े ही आसानी से शिनोबू का सिर जमीन में पटक देगा और उसे इस दर्द से मुक्त कर देगा क्योंकि शिनोबू अब किसी हालत में नहीं बच सकती तो वो हार मान ले। लेकिन शिनोबू सोचती है कि उसे डोमा के गले पर अटैक करना होगा और जहर की वजह से उसके जीतने का चांस ज्यादा है। और फिर शिनोबू अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग 100 लेग बेल लोस का इस्तेमाल करती है और ये अटैक हद से ज्यादा फास्ट होता है जिसे देखकर डोमा शॉक में पड़ जाता है क्योंकि शिनोबू एक ही टाइम में अपना पोजीशन चेंज करके चारों तरफ से अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके प्रेशर से पूरा पुल टूट जाता है। शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि डोमा उसके मूवमेंट को समझ ही नहीं पाता। शिनोबू को दूर करने के लिए वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है जिससे शिनोबू का हारोई 2 टुकड़ों में कट जाता है और फिर शिनोबू डोमा के गले पर अटैक कर देती है और अपने पूरे ताकत और स्पीड से डोमा को ऊपर ले जाती है। ये देखकर डोमा चौंक जाता है और शिनोबू अपने सभी जहर को एक ही अटैक में डोमा के शरीर पर डाल देती है। तो अब हम शिनोबू के एक पास्ट को देखते हैं जहाँ पर शिनोबू और उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है और शिनोबू का मानना था कि उनके खुशी भरे पल हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन एक दिन ये सब बदल गया क्योंकि शिनोबू के माता पिता को एक डीमन ने मार दिया और उनके खुशी भरे पल एक रात में ही खत्म हो गए। फिर स्टोन हाशिरा ग्यूमी ने आके शिनोबू और उसकी बहन काने को डीमन से बचाया था। फिर शिनोबू सोचती है कि उनके खुशी के पल तो ऐसे ही खत्म हो गए, लेकिन उनके जैसे और भी लोग हैं जिनकी खुशियाँ अभी तक खत्म नहीं हुई। और फिर ये दोनों कसम खाते हैं कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उन लोगों की खुशियों को बचाएंगे। ये दोनों मिलकर डीमंस को मारेंगे चाहे एक ही क्यों ना हो। फिर शिनोबू प्रेजेंट में बोलती है, भले ही हम कमजोर हो, भले ही हम डीमन के गर्दन नहीं काट सकते,
लेकिन अगर हमने एक डीमन को मारा तो उससे 10 लोग बचेंगे, लेकिन अगर हमने एक अपर मून को मारा तो सैकड़ों लोग मरने से बचेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन ये काम ऐसा है जो सिर्फ मुझे ही करना है। फिर शिनोबू को तांजीरो की एक बात याद आता है, जहाँ पर तांजीरो बोलता है कि क्या शिनोबू गुस्सा है, और प्रेजेंट में शिनोबू सोचती है तुम उस दिन सही थे तांजीरो, मैं गुस्सा थी और मैं बहुत लंबे समय से इस गुस्से के साथ जी रही हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता को मार दिया गया, मेरी बड़ी बहन को मार दिया गया और कानाओ को छोड़ के मेरे बाकी सभी स्टूडेंट्स को मार दिया गया। और वो आओए, कियो, सुमी और नाहो के बारे में याद करती है कि अगर उनके रिलेटिव्स को डीमन ने नहीं मारा होता तो वो अपने फैमिली के साथ खुशी से रहते। और यही सब बातें शिनोबू को परेशान कर रही थी। तभी शिनोबू ये देखकर हैरान होती है कि उसका जहर डोमा के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा, और शिनोबू का हाथ ब्लेड से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन डोमा अपने आइस टेक्निक से शिनोबू को पकड़ के उसे गले लगा लेता है और शिनोबू से रोते हुए कहता है कि शिनोबू ने बहुत अच्छा किया, उसने काफी मेहनत की। और वो शिनोबू को ट्रोल करके कहता है मैं ये देखकर बहुत हैरान हूँ कि तुम जैसे एक कमजोर लड़की इस हद तक पहुँच गई। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे डीमंस को मारा होगा, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल तुम्हारी बहन से काफी कम है, और इतना सब होने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो, ये एक चमत्कार से कम नहीं। इसका नतीजा जानते हुए भी कि इतना मेहनत करना बेकार है, तुम फिर भी मुझे हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, और यही सब मूर्खता इंसानों को बहुत अलग बनाती है। और फिर वो बोलता है कि शिनोबू अब उसका खाना बनने वाला है, और फिर शिनोबू उसके साथ अनंत काल तक जुड़ जाएगी। और वो शिनोबू से पूछता है कि क्या शिनोबू का कोई आखिरी शब्द है, वो उसे जरूर सुनेगा। फिर शिनोबू गुस्से से इसके रिप्लाई में बोलती है कि वो नर्क में जाएगा। और तभी हम देखते हैं कोई शिनोबू और डोमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, और वो कनाओ होती है। जैसे ही कनाओ गेट खुल के अंदर आती है तो वो शिनोबू की ऐसी हालत देखकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन डोमा ने शिनोबू को पकड़ के रखा था। लेकिन फिर भी शिनोबू बड़े ही मुश्किल से कनाओ को एक हैंड साइन बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश करती है, और फिर डोमा अपना जोर लगा के शिनोबू के कमर को तोड़ देता है। ये देखकर कनाओ शॉक में पड़ जाती है, और शिनोबू का ब्लेड उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर जाती है। और यहीं पर दी इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू कोचो की दी एंड होता है। ये देखकर कनाओ गुस्से से पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर वो फ्लावर ब्रीडिंग का फोर्थ फ्रॉम सेफ फ्लावर रोब का यूज करके डोमा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डोमा बड़े ही स्पीड से अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। और फिर डोमा कनाओ से कहता है कि कनाओ उसको मारने के लिए काफी ज्यादा करीब थी, और फिलहाल वो शिनोबू को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। ये सुनकर कनाओ और भी ज्यादा भड़क जाती है। और फिर डोमा बोलता है कि क्या कनाओ उसके कोहरे वाले ब्लड डीमन आर्ट में नहीं फंस रही, और शिनोबू ने उसके आखिरी समय में उसे अपने फिंगर से कुछ मैसेज दिया था, क्या उसने डोमा के पावर्स के बारे में बताया था। और फिर डोमा बोलता है कि ये सभी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, ये जानते हुए भी कि इन सब का कोई फायदा नहीं। और फिर वो शिनोबू के हेड क्लिप को लेकर कहता है, और उसके लिए आज का रात काफी अच्छी रात है, क्योंकि उसे एक के बाद एक नया खाना मिल ही रहा है। फिर कनाओ सोचती है कि उन सभी का मानना था वो जिससे प्यार करते हैं, जिसे मानते हैं और जिसे आदर करते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। लेकिन ये सब एक कल्पना है, कोई भी आज तक ऐसा वादा नहीं कर पाया कि वो हमेशा जीवित रहेगा। और नेक्स्ट सीन में हम जेनित्सु को देखते हैं, जो एक कमरे में आ चुका था। फिर जेनित्सु बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ ही हो, तो जल्दी बाहर आओ, तुम तो बस यहाँ पर चुप के बैठे हुए हो। तभी जेनित्सु के रिप्लाई में कोई बोलता है, मुझसे बात करने का ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम में पहले से थोड़ा सुधार हुआ होगा, लेकिन तुम अभी तक एक कमजोर और एक गंदे लड़के हो। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं जेनित्सु। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इस डीमन को हमने कहीं तो देखा था, और इसे हमने कहाँ देखा था, ये आप लोग मुझे बताना। और इस डीमन के रिप्लाई में जेनित्सु गुस्से से बोलता है, काइगा को अब जबकि तुम एक डीमन हो तो तुम अब मेरे सीनियर नहीं रहे। तो अब हम देखते हैं तांजीरो और ग्यू लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी तांजीरो के नीचे एक गेट ओपन होता है, लेकिन तांजीरो बड़े ही मुश्किल से गिरने से बच जाता है। फिर ग्यू तांजीरो को सावधानी बरतने को बोलता है, और ये सब देखकर तांजीरो समझ जाता है कि ये कैसल ग्यू और तांजीरो को अलग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये मुजान के पास नहीं पहुंच पाए। और तांजीरो को ये नहीं पता कि लेडी टमायो मुजान के साथ कितनी देर तक टिक पाएगी, तो इन दोनों को जल्दी से जल्दी मुजान के पास पहुंचना होगा। लेकिन तभी कासुगा क्रू आके ये अनाउंसमेंट करता है कि शिनोबू कोचो अपर मून 2 के साथ लड़ते हुए मारी गई। ये सुनकर ग्यू और तांजीरो शॉक में पड़ जाते हैं, और तांजीरो को शिनोबू की कुछ मेमोरीज याद आती है, और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। फिर ग्यू ये नोटिस करता है कि इन कासुगा क्रोस के गर्दन पे एक अजीब तरह की कागज लगी हुई थी, और ये संदेश पहुंचाने में पहले से काफी तेज हो गए थे। और तभी हम 3 नए कैरेक्टर को देखते हैं, और ये तीनों मास्टर कगाए के ही बच्चे होते
हैं। इसका नाम है उबुयाशी किरिया, जो कि 8 वर्ष की उम्र में ही उबुयाशी की फैमिली का हेड बन गया और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बन गया, क्योंकि ये उबुयाशी की फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। और किरिया की 2 बहनों के नाम कुइना और कानाटा होता है, और इनकी बाकी 2 बहन मास्टर कगाया और उनकी माँ के साथ उबुयाशी की मेंशन में मारे गए। ये तीनों अपने काम में लग जाते हैं और इन्फिनिटी कासिल का एक मॉडल मैप बनाते हैं, जिससे वो मुजान तक पहुँच सके। असलियत में इन तीनों ने यूशिउरो के ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके एक पेपर के जरिए उनके और कासुगा क्रोस के बीच एक लिंक बना लिया था, जिससे इन्फिनिटी कासिल का सभी जानकारी इन तीनों को यहाँ मिल रहा था। किरिया जल्दी सभी कासुगा क्रोस को इन्फिनिटी कासिल का चक्कर लगाने को बोलता है और चारों तरफ उनकी आंखें फैलाने को बोलता है, और अभी तक मुजान ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया था। तो किरिया सभी डीमन स्लेयर्स को नॉर्थ की तरफ जाने को जानकारी देने को बोलता है। तभी कुइना बोलती है कि जेनित्सु का सामना अपर मून 6 के साथ हो गया है। तभी हम जेनित्सु और काइगाकू को देखते हैं, जहाँ पर काइगाकू जेनित्सु से बोलता है कि जेनित्सु अभी तक थोड़ा सा भी नहीं बदला, और फिर वो जेनित्सु को चिढ़ा के कहता है कि वो अभी तक एक चिकन पॉक्स की तरह ही लगता है और वो पहले की तरह बहुत कमजोर है, क्योंकि जेनित्सु फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरे फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकता। लेकिन जेनित्सु एक सिग्मा टाइप से रिप्लाई देता है कि काइगाकू की औकात तो लोअर मून तक ही है, उसे तो बस अपर मून की खाली जगह पूरी करने के लिए रखा गया है। इसके रिप्लाई में काइगाकू बोलता है तो छोटा बच्चा आखिर बात करना सीख ही गया। फिर जेनित्सु बोलता है कि काइगाकू एक डीमन क्यों बना, क्योंकि वो तो एक थंडर ब्रीदिंग यूजर था। फिर काइगाकू हंसते हुए बोलता है कि जेनित्सु को इससे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर वो डीमन नहीं बना होता तो उनके दादाजी ने खुद को नहीं मारा होता। तभी हम जेनित्सु के दादाजी जिगोरो के लाश को देखते हैं, जो कि खून से लथपथ हुआ था। फिर जेनित्सु बोलता है कि दादाजी ने अपने पेट को चीर डाला और खुद को एक दर्दनाक मौत दिया। वो बहुत देर तक दर्द से तड़पते रहे। काश कि उस दिन कोई उनके पास होता जो उनके गले को काट के उन्हें इस दर्द से मुक्त कर देता। उन्होंने खुद को ऐसी दर्दनाक मौत इसलिए दी क्योंकि वो थंडर ब्रीदिंग यूज करते थे, और वही थंडर ब्रीदिंग आज डीमन के पास चली गई। और इसके रिप्लाई में काइगाकू हंसते हुए बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या इस बात को लेके मुझे दुखी होना चाहिए या फिर मुझे पश्चाताप करना चाहिए? और मैं इस बात पर एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझे इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूंगा जिन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा है। और असलियत में मुझे इस बात से बहुत राहत मिल रही है कि वो बुढ़ा एक दर्दनाक मौत मरा। मैंने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कभी अपने काबिल समझा ही नहीं। वो सिर्फ एक घटिया बुढ़ा है जो सिर्फ तुम जैसे गंदे और कमजोर को अपने काबिल समझता है। ये सुनकर जेनित्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है दादाजी बुरे नहीं थे, और अगर मैं गंदा हूँ तो तुम एक कचरा हो। हाँ, मैं सिर्फ फर्स्ट ब्रीडिंग को यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम फर्स्ट ब्रीडिंग को छोड़ के बाकी सभी ब्रीडिंग का यूज कर सकते हो। दादाजी की मौत एक पेनफुल मौत थी, और वो इतने लकी भी नहीं थे कि उन्हें अपने काबिल का स्टूडेंट मिल सके। ये सुनकर काइगाकू भड़क जाता है और कहता है कि वो खुद को उसके साथ कैसे जोड़ सकता है। और फिर काइगाकू थंडर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर का यूज करके जेनित्सु के ऊपर हमला कर देता है, और जेनित्सु भी अटैक के लिए रेडी होता है। जैसे ही काइगाकू जेनित्सु के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि जेनित्सु ने पहले ही काउंटर अटैक कर दिया था, और जेनित्सु कहता है तुम काफी स्लो हो। जेनित्सु की स्पीड देखकर काइगाकू भी हैरान होता है, और हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। तो अब हम काइगाकू के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर काइगाकू का सामना अपर मून 1 कोकुशिबो से हो गया था। फिर काइगाकू कहता है कि एक बहुत शक्तिशाली ओपोनेंट के सामने उसके लिए घुटने टेकना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका सर जमीन पर रगड़ना पड़े या फिर उसे गंदा पानी पीना पड़े, और तो और उसे चोरी ही क्यों ना करना पड़े। और वो जीवित रहने तक कभी हार नहीं मानेगा, और उन सभी लोगों को दिखाएगा कि उसने अपना जीवन किस तरीके से पार किया है। और कोकुशिबो उसे अपना ब्लड देकर कहता है कि वो एक डीमन बन जाए, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। और अगर मुजान उसे एक्सेप्ट करता है तो काइगाकू उनका पार्टनर बन जाएगा, और हो सकता है कि काइगाकू को एक डीमन बनने में टाइम लगे, क्योंकि वो एक थंडर ब्रीदिंग यूजर है, और इस खून को पीते ही काइगाकू एक डीमन बन जाएगा। और काइगाकू को मुजान का आभारी होना चाहिए, क्योंकि उससे मुजान का ब्लड मिल रहा है, और अगर उसने ब्लड का एक बूंद भी गिराया तो उस ड्रॉप के साथ उसका सर भी नीचे गिर जाएगा, और उसका सिर काटने में कोकुशिबो थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाएगा। काइगाकू कहता है कि उस समय उसके शरीर का हर एक अंग डर से कांप रहा था, और उसका मन जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काइगाकू कहता है कि अपर मून्स के मुकाबले जेनित्सु कुछ भी नहीं है। भले ही जेनित्सु पहले से ताकतवर हो गया होगा, लेकिन वो कभी अपर मून्स को हरा नहीं पाएगा। और वो कहता है कि जेनित्सु एक गंदा लड़का है जो कि हमेशा रोता रहता है, और ना ही उसके पास घमंड था और ना ही हिम्मत। और जिगोरू चाहता था कि जेनित्सु उसका सक्सेसर बने। फिर काइगाकू जेनित्सु को गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि हर किसी इंसान को किसी ना किसी दिन
दिन तो मरना ही है और उसके और उस बुद्धे के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। और वो थंडर ब्रीदिंग का सेकेंड फॉर्म लाइटनिंग बेल का यूज करके जेनित्सु के ऊपर अटैक कर देता है। काइगाकू ने एक ही पल में लगातार 5 अटैक जेनित्सु के ऊपर कर दिया था, जो देखकर जेनित्सु हैरान होता है और कहता है कि काइगाकू ने जरूर बहुत सारे इंसानों को खाया होगा जिससे वो इतना ताकतवर हो चुका है। और क्या अभी तक काइगाकू को सही और गलत का फर्क समझ नहीं आया? जिसके रिप्लाई में काइगाकू बोलता है कि वो जानता है क्या सही है और क्या गलत। और वो फिर से थंडर ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर मल्टीपल स्लैशेस करता है और कहता है कि जो लोग उसे सही ढंग से जज करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं वो लोग सही हैं, और जो लोग उसे गलत तरीके से जज करते हैं और उसे नकारते हैं वो लोग गलत हैं। और जेनित्सु अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन काइगाकू फिर से थंडर ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जेनित्सु का स्किन फटने लगता है। और फिर काइगाकू जेनित्सु से पूछता है कि उसे उसके ब्लड डिमन आर्ट और उसके टेक्निक के अटैक का स्वाद कैसा लगा। इस अटैक से उसके फेस और उसके शरीर के हर एक मांस को तोड़ देगा, हर एक पार्ट को तोड़ देती है। और वो फिर से थंडर ब्रीदिंग का सिक्स फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर आखिरी हमला करता है और वो बोलता है कि वो जेनित्सु की तरह नहीं है, वो स्पेशल है। घायल जेनित्सु तेजी से नीचे गिर रहा था और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर जिगोरू उसे दाद रहा था, क्योंकि जेनित्सु उसके सीनियर काइगाकू की तरह थोड़ा सा भी नहीं है और उसे काइगाकू से कुछ सीखना चाहिए। और फिर कुछ डीमन स्लेयर्स काइगाकू का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि काइगाकू को थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सभी ब्रीदिंग्स को यूज करना आता था, लेकिन उसे फर्स्ट ब्रीदिंग नहीं आता था, जो कि सभी ब्रीदिंग्स का मेन ब्रीदिंग है। जब तक वो फर्स्ट ब्रीदिंग नहीं सीख लेता वो एक हाशिरा कभी नहीं बन सकता, जिससे वो जल्दी मर जाएगा। ये सुनकर जेनित्सु उन डीमन स्लेयर्स की पिटाई कर देता है और ये बात काइगाकू को पता चल जाती है, तो वो जेनित्सु को बोलता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं और उसके यहाँ होने से या ना होने से काइगाकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जेनित्सु बोलता है कि उससे पता है काइगाकू उससे कितना नफरत करता है और जेनित्सु भी उससे काफी नफरत करता था, लेकिन जेनित्सु असलियत में काइगाकू को अपने पूरे शिद्दत से रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि काइगाकू काफी मेहनती था और काइगाकू बहुत अनोखा था। और जेनित्सु के मन में काइगाकू के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट थी जितनी वो उसके दादाजी को करता था, लेकिन काइगाकू हमेशा निराश रहता था, क्योंकि काइगाकू के खुशी के बॉक्स में एक होल हो गया था, जिससे उसकी खुशियाँ हमेशा लीक होती रहती थी। और काइगाकू को इस होल को जल्दी बंद करना होगा, नहीं तो वो हमेशा निराश ही रहेगा। और फिर जेनित्सु जिगोरू से माफी मांगता है और कहता है कि उन दोनों का साथ यही तक था, अब जेनित्सु को इसे तोड़ना होगा। और प्रेजेंट में जेनित्सु खुद को गिरने से संभाल लेता है। ये देखकर काइगाकू हैरान होता है कि क्या जेनित्सु के पास अभी भी ताकत है। फिर जेनित्सु सॉरी बोलता है। फिर वो थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके एक ही झटके में काइगाकू का गला काट देता है। काइगाकू ये देखकर शॉक में पड़ जाता है और उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जेनित्सु इतना फास्ट था, जिससे वो उसे देख ही नहीं पाया। और जेनित्सु ने जिस फॉर्म को यूज किया था उसकी तो काइगाकू को भनक तक नहीं थी और जेनित्सु नीचे गिरने लगता है। फिर काइगाकू ओल्ड मैन जिगोरू को पूछता है और कहता है कि जिगोरू ने उसके साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि जिगोरू ने जेनित्सु को कुछ ऐसा सिखाया जो उसे कभी नहीं सिखाया था। ये सुनकर जेनित्सु बोलता है कि वो गलत समझ रहा है, दादाजी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था, ये फॉर्म उसका खुद का है जो जेनित्सु ने खुद बनाया है और वो इस फॉर्म को काइगाकू के खिलाफ यूज करने के लिए बनाया था। तो अब जेनित्सु और काइगाकू नीचे गिर रहे थे। काइगाकू ये मानने को तैयार ही नहीं था कि थंडर ब्रीदिंग का तो सिर्फ 6 फॉर्म है और जेनित्सु उनमें से सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही यूज कर सकता था, लेकिन उसने अपना खुद का एक 7th फॉर्म बना दिया। काइगाकू ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो जेनित्सु जैसे एक कमजोर डीमन स्लेयर से हार गया, लेकिन वो फिर खुद को तसल्ली देके कहता है कि वो इस लड़ाई में नहीं हारा, क्योंकि जेनित्सु भी उसके साथ नीचे गिर रहा था। अगर जेनित्सु इतनी तेजी से फ्लोर के साथ टकराए तो उसकी मौत तो तय है। तभी काइगाकू के पास अचानक से यूचिरो आ जाता है और काइगाकू से कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं तो एक दिन उनकी भी मदद होती है, लेकिन काइगाकू ने किसी की भी मदद नहीं की थी, जिसके कारण उसे अकेले ही मरना होगा। और फिर वो जेनित्सु को बचा के ऊपर की तरफ ले जाता है। अब जेनित्सु घायल हालत में अपने सपने में एक जगह को देखता है जहाँ पर 2 साइड में जेनित्सु और उसके दादाजी खड़े थे। फिर जेनित्सु रोते हुए दादाजी से बोलता है कि उससे बहुत अफसोस है, क्योंकि वो काइगाकू को सही रास्ता नहीं दिखा पाया और दादाजी ने जेनित्सु को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे और जेनित्सु ने इन लेटर्स का रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वो हाशिरा बनने के बाद इन लेटर्स का रिप्लाई देना
चाह रहा था और फिर वो खुद को कोसने लगता है कि अगर वो दादाजी के आसपास होता तो शायद काइगा को कभी डीमन नहीं बनता। और फिर वो दादाजी से माफी मांगता है क्योंकि उसने दादाजी के पैसे भी नहीं लौटाए थे। और फिर वो कहता है कि क्या दादाजी जेनित्सु से नफरत करता है क्योंकि वो जेनित्सु के बातों का एक भी रिप्लाई नहीं दे रहा। और वो दादाजी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ के फ्लावर्स जेनित्सु के पैरों को जकड़ लेते हैं। और तभी जेनित्सु के दादाजी जिगोरो बोलते हैं कि जेनित्सु उनका शान और उनका खुशी है। और ये सुनकर जेनित्सु रो पड़ता है। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर योशिरो जेनित्सु की मरहम पट्टी कर रहा था और वहाँ पर कुछ डीमन स्लेयर के साथ मुराता भी था जो जेनित्सु को देखकर ही पहचान जाता है और उसे जल्दी से ठीक करने को बोलता है। और फिर योशिरो मुराता को चुप रहने को बोलता है और उसके काम पर ध्यान देने को बोलता है। ये सुनकर मुराता गुस्सा हो जाता है और योशिरो से उसका रैंक पूछता है। अगर उसका रैंक मुराता से कम हुआ तो वो उसे पीट देगा, लेकिन योशिरो बोलता है कि उसे रैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो एक डीमन है। और फिर योशिरो बोलता है कि जेनित्सु का सामना जिस अपर मून से हुआ जरूर वो बहुत कमजोर था जिसके वजह से जेनित्सु आज जिंदा है। ये सुनकर मुराता और भी ज्यादा भड़क जाता है और योशिरो को चुप रहने को बोलता है। और मुराता की चीख से वहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं और तभी हमें योशिरो के बारे में बताया जाता है। योशिरो पहला एक ऐसा डीमन है जिसे मुजान ने नहीं बनाया था बल्कि उसे लेडी टमायो ने बनाया था। और टमायो ने उससे डीमन स्लेयर की ड्रेस पहना के बाकी डीमन स्लेयर के साथ मिला दिया था ताकि वो इस मिशन में बाकी डीमन स्लेयर्स की हेल्प कर सके। और योशिरो एक हूबहू इंसान की तरह दिखता था तो उसे कोई भी पहचान नहीं सकता। दूसरी तरफ मुराता और बाकी डीमन स्लेयर्स इन डीमंस को अभी तक मार ही नहीं पा रहा था। और तभी योशिरो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके एक कासुगाई क्रो की हेल्प से ये पता लगा लेता है कि टांजिरो और ग्यो के पास एक अपर मून डीमन आ रहा है। दूसरी तरफ टांजिरो और ग्यो मुजान को अभी तक ढूंढ ही रहे थे। फिर टांजिरो बोलता है कि क्या वो दोनों किसी अपर मून की तरफ भाग रहे हैं। और फिर टांजिरो शिनोबु को कसम देके बोलता है कि वो सभी जरूर जीतेंगे। और तभी वहाँ पर कोई ऊपर के कमरे को तोड़ते हुए टांजिरो और ग्यो की तरफ बढ़ रहा था जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप आने लगती है और वो तेजी से इन दोनों की तरफ आ रहा था। और तभी टांजिरो को एक स्मेल आती है जिससे वो समझ जाता है कि कौन इन दोनों के पास आ रहा है। और तभी ऊपर का छत फटने लगता है और ग्यो टांजिरो को वहाँ से हटने को बोलता है। और तभी वहाँ पर कोई एंटर करता है और ये अपर मून ट्री आकाजा होता है जो टांजिरो से कहता है कि उन दोनों को मिले हुए बहुत दिन हो गए। और आकाजा ये देखकर हैरान था कि टांजिरो जैसा कमजोर डीमन स्लेयर अभी तक जिंदा है। और फिर वो टांजिरो का नाम लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और टांजिरो भी आकाजा का नाम जोर से चिल्लाता है और काउंटर अटैक के लिए रेडी होता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक ककून जैसे एक चीज को देखते हैं और वहाँ पर लेडी टमायो भी थी और टमायो को ये ककून धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। और टमायो के पास बचने का कोई भी चारा नहीं था तो वो मदद की पुकार लगाने लगती है। असलियत में इस ककून के अंदर मुजान घुसा हुआ था। तो अब हम किरिया उबुयाशिकी को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कासिल का एक मॉडल मैप बना रहा था। लेकिन कनाता अपने इमोशन को रोक नहीं पाती क्योंकि रिसेंट ही उनके माता पिता मरे हैं जिसे याद करके वो रो पड़ती है। लेकिन किरिया उसे रोने के लिए मना करता है और अपने काम पर ध्यान देने को बोलता है और कनाता को ये यकीन दिलाता है कि वो जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ हम साउंड हाशिरा, टेंजेन उजुई और क्योजोरो रेंगोकू के फादर शिनजिरो को देखते हैं। फिर टेंजेन बोलता है कि किरिया एक कमाल का लड़का है क्योंकि वो अपने माता पिता को खोने के सदमे को लेकर सभी डीमन स्लेयर्स को लगातार मैसेज भेज रहा है। वो बखूबी अपना ड्यूटी निभा रहा है। ये सुनकर शिनजिरो बोलता है कि ये बच्चे इतने छोटे उम्र के होने के बाद भी अपने ड्यूटी को अपने पूरी शिद्दत से पालन कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे क्योजोरो रेंगोकू किया करता था। वो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों की रक्षा करता था और वो हमेशा कहता था कि वो रेंगोकू फैमिली का नाम कभी बदनाम नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम साकुंजी को देखते हैं जो कि नेजुको की ख्याल रख रहा था और नेजुको के फेस से काफी पसीना निकल रहा था जिसे देखकर साकुंजी बोलते हैं कि नेजुको को काफी दर्द हो रहा है और लेडी टमायो ने जितने भी दवाई दिया था साकुंजी उन सभी दवाइयों का यूज कर चुका है। फिर साकुंजी नेजुको को देखकर कहता है कि क्या नेजुको ये कर पाएगी या वो फिर से इंसान बन पाएगी। और अगर नेजुको वापस इंसान बन गई तो मुजान का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और सिर्फ नेजुको ही है जो मुजान के प्लान को सक्सेस कर सकती है क्योंकि नेजुको वो पहली डीमन है जो दिन के रोशनी में भी बाहर घूम सकती है। और फिर साकुंजी बुरी तरीके से कांपने लगते हैं और पसीने से भीग जाते हैं क्योंकि उन्हें इस लड़ाई की अंतिम मोड़ की चिंता सता रही थी। जब भी साकुंजी इस बात को सोचते हैं तो उनका दिल कांपने लगता है और उनके हिसाब से ये लड़ाई आज रात ही खत्म हो जाएगी। फिर साकुंजी को वो दिन याद आता है जब टांजिरो अपने डीमन बहन को लेकर उनके पास आया था और उसी दिन से पूरा समय एक कोग व्हील की तरह घूम गया। फिर साकुंजी टांजिरो और नेजुको को हार ना मानने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम आकाजा को देखते हैं जो टांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन टांजिरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस अटैक से डॉज कर लेता है और एक पलटवार करता है। फिर टांजिरो सोचता है कि उसे आकाजा का हाथ काटना ही होगा क्योंकि वो उसका सिर इतनी आसानी से नहीं काट पाएगा। यू टांजिरो की स्पीड देखकर हैरान होता है और फिर टांजिरो आकाजा का एक हाथ काट देता है। ये देखकर टांजिरो सोचता है कि वो आकाजा के फाइटिंग मूवमेंट्स को समझ रहा है तो वो ये लड़ाई जीत पाएगा। इस बार तो वो आकाजा के सिर को नहीं काट पाया और वो सोचता है कि वो इस बार आकाजा के सिर को काट देगा लेकिन आकाजा अचानक से टांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन टांजिरो हिनोगामी
कागुरा की एक अलग ही फॉर्म को यूज करके आकाजा के अटैक को 1 सेकंड में डॉज कर लेता है, जो देखकर आकाजा भी हैरान होता है। तांजीरो एक धुएं की तरह आकाजा के पीछे आ चुका था। आकाजा ये समझ नहीं पाया कि तांजीरो ने क्या था और ग्यू तांजीरो की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर हैरान होता है और कहता है कि तांजीरो अब वो पहला वाला तांजीरो नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है और तांजीरो एक हाशिरा की लेवल की पावर रखता है, क्योंकि तांजीरो अपर मून 3 से लड़ रहा है और उसे घायल भी कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। फिर ग्यू को बॉडी नहीं आ रहा है जब तांजीरो बर्फीली जगह में अपना सिर झुका के ग्यू से अपनी बहन की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन तांजीरो काफी बदल चुका है। और तांजीरो की ऐसी स्किल देखकर आकाजा को रेंगोकू की कही हुई बात याद आता है, जहाँ पर रेंगोकू कहता है कि ये लड़के कमजोर नहीं हैं, उनके स्किल का अपमान मत करो। जिसके बाद आकाजा बोलता है कि रेंगोकू सही कह रहा था, ये लड़के सच में कमजोर नहीं हैं। और आकाजा अपने पूरे सम्मान के साथ तांजीरो के साथ लड़ाई करेगा। और फिर आकाजा पूरा सीरियस हो जाता है और अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके तांजीरो से कहता है कि अब उनकी असली लड़ाई शुरू होगी। तो अब ग्यू वाटर ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म को यूज करता है और आकाजा के ऊपर अपने पूरी तेजी से अटैक कर देता है। और ग्यू की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर आकाजा भी उससे काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि उससे पूरे 5 साल हो गए थे एक वाटर हाशिरा से लड़े हुए। और आकाजा अपने ब्लड डिमन आर्ट से ग्यू के ऊपर मल्टीपल पंचेस करता है, लेकिन ग्यू वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म को यूज करके उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर आकाजा कहता है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और उसने जब आखिरी वाटर हाशिरा को मारा था तो उसके पास भी ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। तभी तांजीरो हिनोगामी कागुरा से आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आकाजा इससे बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। तांजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी आकाजा तांजीरो के पीछे आकर उसे मारने वाला होता है। तांजीरो इससे बचने के लिए हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी ग्यू वाटर ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म को यूज करके आकाजा का हाथ काट देता है, लेकिन आकाजा उससे 23 जेनरेट कर लेता है। ये देखकर ग्यू आकाजा के ऊपर फिर से अटैक करता है और तांजीरो आकाजा के पैर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन आकाजा इसे देख लेता है और तांजीरो के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। तांजीरो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ा अटैक लग गया था, जिससे उसके नाक और मुंह से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ ग्यू आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है और आकाजा ग्यू की स्किल देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे उसका नाम पूछता है, क्योंकि आकाजा ग्यू के नाम को हमेशा याद रखेगा। ग्यू बोलता है कि वो किसी डीमन को अपना नाम नहीं बताएगा और ग्यू को बात करना पसंद नहीं, तो उसे ये सब घिनौना लगता है। और इसके रिप्लाई में आकाजा कहता है कि उसे तो बात करना बहुत पसंद है और जब तक ग्यू अपना नाम आकाजा को नहीं बताएगा वो तब तक उसे पूछता ही रहेगा। फिर आकाजा ग्यू के ऊपर एक किक मार देता है, लेकिन ग्यू अपने तलवार से उसे डॉज कर लेता है, लेकिन आकाजा अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके ग्यू के ऊपर मल्टीपल किक मारता है, जिसके प्रेशर से ग्यू बहुत दूर जाके गिरता है। तांजीरो ये देखकर ग्यू का नाम जोर से चिल्ला देता है, जिससे आकाजा को ग्यू का नाम पता चल जाता है और वो तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन तांजीरो को फिर से थोड़ा अटैक लग जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और आकाजा तांजीरो की तारीफ करता है और कहता है कि उसने खुद को बहुत इम्प्रूव किया, क्योंकि जिस रात क्योजोरो रेंगोकू मरा था तो उस टाइम तो तांजीरो जमीन पर गिरा हुआ एक कमजोर इंसान था और अब तांजीरो पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। तो अब आकाजा उसे मारने के लिए उतावला हो रहा है और वो कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि क्योजोरो उसी रात मारा गया। बेशक वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिमाग मूर्खता से भरा हुआ था, क्योंकि वो डीमन नहीं बना। तांजीरो ये सुनकर बहुत भड़क जाता है और आकाजा से कहता है कि मूर्खता तो आकाजा के दिमाग में भरा हुआ है और वो रेंगोकू के बारे में एक भी और शब्द नहीं सुनेगा। आकाजा कहता है कि वो तो सिर्फ तांजीरो और रेंगोकू की तारीफ कर रहा है। इसके रिप्लाई में तांजीरो कहता है कि आकाजा का कोई हक नहीं रेंगोकू के बारे में कोई भी बात भला बुरा कहना, क्योंकि आकाजा जब चाहे किसी के मुंह में ठोक देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। आकाजा कहता है कि तांजीरो को कोई गलतफहमी हुई है, वो तो सिर्फ उन्हीं लोगों के मुंह में ठोकता है जो बहुत कमजोर होते हैं। फिर आकाजा थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है वो कमजोरों से सख्त नफरत करता है और उसके हिसाब से कमजोरों को तो इस दुनिया से पूरा मिटा देना ही चाहिए। तांजीरो कहता है कि आकाजा बहुत गलत है, क्योंकि अब आकाजा यहाँ पर जिंदा खड़ा है। इसका मतलब है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। और आकाजा भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि जब आकाजा बच्चा था तो उसे किसी न किसी ने तो प्रोटेक्ट किया होगा और उसे जीने का रास्ता दिखाया होगा, जिसके कारण आज वो जीवित है। और ताकतवरों को हमेशा कमजोरों की मदद करना चाहिए, जिससे कमजोर लोग ताकतवर बन पाएंगे और वो भी आगे चल के कमजोरों की मदद करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और यही प्रकृति का नियम है। ये सुनकर आकाजा कहता है कि तांजीरो का सोचने का तरीका अलग है और आकाजा तांजीरो की एक भी बात और नहीं सुनेगा। तो अब आकाजा सोचता है कि जब वो तांजीरो का चेहरा देखता है तो उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ही नाखून को किसी लोहे में खरोच रहा है और तांजीरो को देखते ही उसे उल्टी जैसी लगती है, क्योंकि उससे पहले लगता था कि तांजीरो बहुत कमजोर है, जिससे वो बहुत निराश था। लेकिन इस समय तांजीरो बहुत ताकतवर और काफी मजबूत हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी आकाजा अपने मन को खुश नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब तांजीरो की आंखें, उसकी आवाज और उसकी हर एक बातें आकाजा को कांटे की तरह चुभने लगती है। तभी आकाजा के कंधे पर कोई अपना हाथ रखता है और आकाजा से सेम
वही वर्ड्स कहता है जो तांजिरो ने पहले आकाजा से कहा था कि शुरुआत में सभी इंसान बच्चे होते हैं जिससे वो बहुत कमजोर होते हैं और उनके आसपास के लोग उनकी रक्षा करते हैं, और वो आकाजा को दूसरों के साथ कंपेयर करने को मना करता है और खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने को बोलता है। अगर आकाजा 10 या 20 साल और ज्यादा मेहनत करता तो आज वो काफी काबिल बन गया होता जिससे वो दूसरों की मदद कर सके। तभी आकाजा एक पंच मार के उस आदमी का हाथ अपने कंधे से हटाता है और वो देखता है कि पीछे तो कोई नहीं था। तांजिरो भी ये देखकर हैरान था कि आकाजा आखिर कर क्या रहा है। तभी आकाजा तांजिरो की तरफ देख के बोलता है कि तांजिरो एक सचमुच बेहुदा लड़का है और वो तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है। आकाजा का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा फास्ट होता है जो देखकर तांजिरो को विश्वास नहीं होता क्योंकि आकाजा का अटैक इतना फास्ट होने के बाद भी इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है। तभी आकाजा अचानक से तांजिरो के पास आ जाता है और अपना ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके एक काफी दमदार और जानलेवा किक मारता है और इसे तांजिरो डॉज नहीं कर पाता जिससे वो खून की उल्टियां करने लगता है। फिर तांजिरो कहता है कि भले ही वो आकाजा के अटैक्स को और उसके मूवमेंट्स को सेंस क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो उसके अटैक्स से बच नहीं पाएगा क्योंकि उसके अटैक्स हद से ज्यादा फास्ट और काफी एक्यूरेट है। और तांजिरो को ऐसा लगने लगता है कि वो आकाजा के अटैक्स से बच के दूर नहीं जा रहा बल्कि एक चुंबक की तरह उसके अटैक्स के पास खींचा चला जा रहा है। और फिर तांजिरो आकाजा और रेंगोकू के फाइट सीन्स को याद करता है ताकि उसे आकाजा के साथ लड़ने में कोई क्लू मिल जाए। तभी आकाजा फिर से तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तांजिरो उसके अटैक से बच के हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके आकाजा के गले पर वार करता है और इस अटैक से आकाजा का थोड़ा गला तांजिरो ने काट दिया था। और आकाजा फिर से तांजिरो के पास अटैक करने के लिए आता है और उससे कहता है कि तांजिरो का ये अटैक काफी मजेदार था क्योंकि तांजिरो का ब्लेड आकाजा के गले के पास तब पहुंचा जब आकाजा बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम रेंगोकू के ब्रदर सेंजुरो को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रहा था क्योंकि अब एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था और वो प्रे करता है कि उसके फादर और तांजिरो दोनों ही सही सलामत रहे। और सेंजुरो ने तांजिरो के पास एक लेटर भी भेजा है जिसमें सन ब्रीडिंग और उसके यूजर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और साथ ही साथ उस लेटर में उस सन ब्रीडिंग यूजर के बारे में भी लिखा हुआ है जिसने मुजान के साथ लड़ा था और उस लड़ाई की कुछ डिटेल्स भी उस लेटर में लिखी हुई थी। और उस सन ब्रीडिंग यूजर ने मुजान के साथ लड़ते हुए अपना आत्मविश्वास खो दिया था, लेकिन सेंजुरो को ये यकीन है कि तांजिरो अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोएगा और तांजिरो ही अपने नए भविष्य का रास्ता खोलेगा। दूसरी तरफ तांजिरो और आकाजा अभी तक लड़ रहे थे और उनके साइड में ही वही कासुगाई क्रो खड़ी थी जिसके पास सेंजुरो का लेटर था और ये लेटर अभी तक तांजिरो को नहीं मिला क्योंकि उसके साथ अपर मून 3 की लड़ाई अभी तक जारी थी। जब तक वो अपर मून 3 को नहीं हराएगा तब तक वो इस लेटर को नहीं पढ़ पाएगा। तभी तांजिरो फिर से हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन आकाजा इस बार अपने दोनों हाथों से ही तांजिरो के तलवार को पकड़ लेता है जो देखकर तांजिरो काफी ज्यादा शॉक में पड़ चुका था। फिर तांजिरो अपने सिर से आकाजा के सिर पर मारता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और उसका ब्लेड अभी तक आकाजा के हाथ पर फंसा हुआ था। फिर तांजिरो आकाजा के सिर पर एक जोरदार लात मारता है लेकिन इससे भी आकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका ब्लेड अभी तक आकाजा के हाथों पर फंसा हुआ था। तभी अचानक से आकाजा का दोनों हाथ कट जाते हैं जिसकी हेल्प से तांजिरो अपने ब्लेड को निकाल लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर ग्यू घायल हालत में आ चुका था और ग्यू ने ही आकाजा के हाथों को काटा था और इस बार ग्यू बहुत जरा गुस्सा होता है। तो अब ग्यू अपने मन में ही बोलता है कि वो किसी लड़ाई में अपने ब्लेड को बेकार में यूज करना नहीं चाहता और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसका ओपोनेंट सिर्फ मजे के लिए ही उसके साथ लड़ रहा हो। लेकिन इस समय ग्यू एक ऐसे ओपोनेंट के सामने खड़ा है जो हद से जरा पावरफुल है जिसने ग्यू को लगभग हार की कगार पर लेके आया है। और अब ग्यू ये महसूस करता है कि उसके सोए हुए ऑर्गन्स अब पूरी तरीके से जाग गए हैं क्योंकि उसके सामने एक पावरफुल ओपोनेंट खड़ा है। और ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान मरने या जीने की कगार पर होता है, लेकिन ये बात उस इंसान की स्ट्रेंथ और एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि वो कितनी देर तक टिक सकता है। दूसरी तरफ तांजिरो ग्यू को देखकर हैरान होता है क्योंकि ग्यू के फेस पर डीमन स्लेयर मार्क आ चुका था। फिर ग्यू वाटर ब्रीथिंग को यूज करके आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन आकाजा इससे बचते हुए ग्यू के ऊपर एक पंच मारता है लेकिन ग्यू उस पंच को डॉज करते हुए आकाजा के गले पर अपना ब्लेड ले जाता है और आकाजा के गले पर अटैक कर देता है लेकिन आकाजा इससे बच जाता है। फिर भी उसे थोड़ा सा कट लग जाता है। आकाजा ये देखकर हैरान होता है और तभी वो नोटिस करता है कि ग्यू के फेस पर डीमन स्लेयर मार्क आ चुका है जिससे उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। तभी ग्यू अचानक से आकाजा के पास आ जाता है और वाटर ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करके आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन आकाजा अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अब ये दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे जो देखकर तांजिरो कहता है कि ग्यू काफी तेज हो गया है, लेकिन आकाजा ने कुछ ही सेकंड्स में ग्यू की बढ़ती हुई तेजी को बराबरी पर लेके आया है। और फिर तांजिरो सोचता है कि ये लड़ाई अगर ऐसे ही चलती रही तो ग्यू इसमें जरूर हार जाएगा क्योंकि इंसानों की एक लिमिट होती है जिसके बाद इंसान थक जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं और उन दोनों का एम तो मुजान को मारना था। ये दोनों
आकाजा के साथ लड़ते हुए ये पूरी रात गवा नहीं सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लेडी तमाओ नहीं बच सकती। फिर तांजीरो खुद को शांत करने लगता है और आकाजा के अटैक्स के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसके अटैक्स एक मैग्नेट की तरह कैसे हो सकता है और आकाजा के ऊपर जिस साइड से भी अटैक किया जाए वो तुरंत ही उसे सेंस कर लेता है। तभी तांजीरो को आकाजा की एक बात याद आता है जो वो रेंगोकू के साथ लड़ते हुए बोलता है। आकाजा बार बार बैटल स्पिरिट शब्द का यूज करता था। तांजीरो सोचता है कि ये बैटल स्पिरिट आखिर क्या है। जैसे तांजीरो की सेंसर पावर सूंघने की शक्ति है तो क्या वैसे ही आकाजा की सेंसर पावर बैटल स्पिरिट है। तभी तांजीरो को इनोस्के की एक बात याद आता है जहाँ पर इनोस्के कहता है कि अगर कोई इंसान इनोस्के को पीछे से या कहीं और से नोटिस कर रहा हो तो ये बात इनोस्के को पता चल जाती है। असलियत में ये इनोस्के की सेंसर पावर होती है, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि वो इंसान अगर इनोस्के को बिना मतलब के नोटिस करता है तो उसे ये बात पता नहीं चलती, क्योंकि इनोस्के तभी इस बात को सेंस कर पाता है जब कोई इंसान दूर से या पीछे से उसे मारने के एम पर नोटिस कर रहा हो। इसके बाद तांजीरो समझ जाता है कि उससे अब करना क्या है। दूसरी तरफ ग्यू और आकाजा अभी तक लड़ रहे थे और तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके आकाजा के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन आकाजा बिना देखे ही तांजीरो के ब्लेड को पकड़ लेता है, जिससे तांजीरो पूरा कंफर्म हो जाता है कि आकाजा की सेंसर टेक्निक हूबहू इनोस्के से मिलती है। फिर आकाजा तांजीरो के ऊपर एक पंच मार देता है। तांजीरो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा अटैक तांजीरो को लग जाता है, लेकिन तभी ग्यू आके तांजीरो को आकाजा से बचा लेता है और तांजीरो फिर से इन दोनों की लड़ाई को ध्यान से देखने लगता है और धीरे धीरे वो आकाजा के अटैक्स के पैटर्न्स को समझने लगता है। और अब आकाजा ग्यू के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि आकाजा ने ग्यू के सभी वाटर ब्रीदिंग्स को समझ लिया था और चाहे ग्यू आकाजा के ऊपर जितने भी अटैक्स करने की कोशिश क्यों ना करे, आकाजा तुरंत ही उन पर रिस्पॉन्स करके उन अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। और वो फिर रियलाइज करता है कि वो सच में एक अपर मून ट्री यानी एक किलिंग मशीन से लड़ रहा है। तभी आकाजा अचानक से ग्यू के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो अब ग्यू को खत्म कर देगा, और वो ये देखकर हैरान है कि ग्यू इतनी देर तक टिक पाया। वही तांजीरो दूर से इनकी लड़ाई देख रहा था। तांजीरो इन दोनों की लड़ाई में अपना पूरा फोकस लगाता है, जिससे वो ये तक भूल जाता है कि ग्यू को उसे आकाजा से प्रोटेक्ट करना है। फिर ग्यू अपने ब्लेड से आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आकाजा एक पंच से ग्यू के ब्लेड को ही तोड़ देता है, जो देखकर ग्यू भी शॉक में पड़ जाता है। और फिर आकाजा ग्यू को अलविदा बोलता है और उसके पेट पर एक पंच मार देता है, लेकिन हम देखते हैं पंच लगने से पहले ही आकाजा का हाथ कट जाता है, जो कि तांजीरो ने काटा था। और अब तांजीरो दिखने में कोई अलग ही लग रहा था। ग्यू देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि तांजीरो के ब्रीदिंग का साउंड, उसके बाल और उसकी आंखें पूरी तरीके से बदल चुकी थी। और आकाजा भी ये समझ जाता है कि तांजीरो अब कुछ बड़ा करने वाला है और उसके शरीर के हर एक अंग आकाजा को उसे मारने को बोल रहे हैं। फिर आकाजा अपने ब्लड डिमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे स्टिक ब्लेड्स निकलकर ग्यू के बॉडी पर घुस जाते हैं, जिससे ग्यू बहुत घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। फिर आकाजा ग्यू को डीमन बनने का ऑफर देता है और उससे कहता है कि वो भी रेंगोकू और तांजीरो की तरह मारा जाएगा, तो मरने से अच्छा है कि ग्यू एक डीमन बन जाए। यहाँ पर आकाजा को लग रहा था कि उसने अपने ब्लड डिमन आर्ट से तांजीरो को मार दिया है, जिससे आकाजा को तांजीरो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, लेकिन असलियत में तांजीरो तो आकाजा के पीछे खड़ा था, वो भी जिंदा, क्योंकि तांजीरो ने इनोस्के का फॉर्मूला यूज किया था। और अब तांजीरो आकाजा को ना मारने की एम से देख रहा था, जिससे आकाजा को तांजीरो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। ग्यू देखकर हैरान होता है कि आकाजा आखिर ध्यान कहाँ दे रहा है। तांजीरो तो उसके पीछे खड़ा है और ग्यू मन ही मन तांजीरो को बोलता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर आकाजा के गले को काट दे, क्योंकि आकाजा का ध्यान तांजीरो की तरफ नहीं है। लेकिन तांजीरो जोर से आकाजा का नाम चिल्लाता है और आकाजा से कहता है कि वो अब उसका सर काटने वाला है, जो देखकर आकाजा भी हैरान होता है और तुरंत ही तांजीरो के ऊपर एक पंच मार देता है, लेकिन तांजीरो इसे डॉज कर लेता है। आकाजा मन ही मन सोचता है कि तांजीरो आखिर इतना कुछ सहने के बाद भी जिंदा कैसे है, लेकिन वो ज्यादा देर तक आकाजा से नहीं बच सकता, क्योंकि उसकी बैटल स्पीड जितनी हाई होगी आकाजा उतना ही अलर्ट होगा। लेकिन तभी आकाजा को एहसास होता है कि तांजीरो की बैटल स्पीड तो पूरी तरीके से गायब ही हो चुकी है, जिससे आकाजा को तांजीरो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। आकाजा समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे, लेकिन तभी तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके एक ही झटके में आकाजा का गला काट देता है। आकाजा ये देखकर शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक पहला ऐसा इंसान देखा है जिसके पास थोड़ी सी भी बैटल स्पीड नहीं है, जहाँ तक एक छोटे बच्चे तक भी थोड़ी सी भी बैटल स्पीड होती है। लेकिन तांजीरो ने एक ही सेकंड में अपनी आत्मा से अपने बैटल स्पीड को गायब कर दिया, जिससे आकाजा को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है जो एक पौधे की तरह हो, जिसके पास थोड़ी सी भी बैटल स्पीड नहीं होती और वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लायक ही नहीं होते। आकाजा ये यकीन ही नहीं कर पाता कि वो एक ऐसे इंसान से लड़ रहा था जो उसके हिसाब से इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। फिर आकाजा अपने सर को पकड़कर फिर से ज्वाइन करने लगता है, लेकिन ग्यू अपनी टूटी हुई ब्लेड को आकाजा के सिर पर घुसा देता है और उसके सिर को उसके बॉडी से दूर कर देता है। और अब तांजीरो और ग्यू राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बैटल अब खत्म हुई। लेकिन तभी अचानक से आकाजा का बॉडी मूव करने लगती है और उसका सिर ना होते हुए भी अपने ब्लड डिमन आर्ट को एक्टिव कर देता है। ये देखकर तांजीरो और ग्यू शॉक में पड़ जाते हैं और तभी आकाजा तांजीरो के पास आके एक जोरदार
जोरदार किक मारता है जिससे तांजिरो बहुत ही तेजी से एक दीवार के साथ टकराता है और वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर अकाजा का बॉडी तांजिरो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्यू आके वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करके अकाजा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अकाजा के बॉडी पर जो कट्स लगे थे वो पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा फास्ट रीजेनरेट हो रहे थे। और फिर ग्यू बहुत ही गुस्से से अकाजा से बोलता है कि अगर उसे तांजिरो को मारना है तो उसे पहले ग्यू से लड़ना होगा, क्योंकि तांजिरो उसके फैमिली मेंबर जैसा है और वो अपने फैमिली मेंबर को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुनकर अकाजा रुक जाता है और उससे एक फ्लैशबैक याद आता है और वहाँ पर एक आदमी अकाजा से कहता है कि वो कोई समुराई नहीं है और उनके पास कोई भी ब्लेड नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपने ब्लेड्स को अपने दिलों में रखते हैं और इसीलिए हमें अपने हाथों से ही अपना काम चलाना पड़ता। लेकिन तभी एक लड़की पीछे से अकाजा का हाथ पकड़ लेती है। फिर वो लड़की अकाजा का हाथ पकड़ के उसे रुकने को बोलती है, जिसपे अकाजा बोलता है कि वो कौन है। फिर वो लड़की बोलती है कि उसे अब रुक जाना चाहिए और दूसरी तरफ चलना चाहिए। अकाजा बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे इन्हें खत्म करना है, जिसपे वो लड़की बोलती है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। जिसपे अकाजा बोलता है क्योंकि उससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। वो लड़की फिर से बोलती है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है, जिसपे अकाजा बोलता है क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो अपने पिता के लिए मेडिसिन नहीं ला पाएगा। फिर हम अकाजा के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर अकाजा का फादर बहुत बीमार होता है और अकाजा बहुत गरीब होता है, जिसके कारण उसके पास अपने पिता के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो चोरी करके अपने पिता के लिए दवाई खरीदा करता था। फिर अकाजा बोलता है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो वो चुराया हुआ पैसा लेकर नहीं भाग पाएगा, जिससे उसे मार खानी पड़ेगी और उसे गाँव के मुखिया के पास ले जाकर सजा दिया जाएगा। और फिर हम अकाजा को देखते हैं जिसके हाथ बंधे हुए थे और उसके शरीर पर चोरी करने के जुर्म में टैटू बना देते हैं और उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे क्योंकि अकाजा चोरी करते हुए पकड़ा गया और गांव वालों ने उसे पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीटा। और अकाजा इतनी मार खाने के बाद भी हंसते हुए बोलता है कि वो लोग चाहे अकाजा के दोनों हाथों को क्यों ना काट दे, वो फिर भी अपने पैरों के दम पर फिर से चोरी करेगा और अगली बार ये लोग अकाजा को पकड़ ही नहीं पाएंगे। जो देखकर गाँव का मुखिया बोलता है कि 11 साल के उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करना कोई मामूली बात नहीं है और इतनी मार खाने के बाद भी एक हट्टा कट्टा इंसान भी हार मान जाता है। लेकिन अकाजा अभी तक हंस रहा है और फिर वो मुखिया अकाजा को एक राक्षस का बच्चा नाम दे देता है। तभी अकाजा कहता है कि उस दिन ये सभी लोग सही कह रहे थे, वो सच में एक राक्षस का ही बच्चा है क्योंकि जन्म से ही उसके 2 राक्षस जैसे नुकीले दांत थे। तभी अकाजा के पास एक बुढ़ा आदमी आके कहता है कि अकाजा की चोरी करने की खबर उसके पिता तक पहुंच गई, जिसके सदमे से उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर अकाजा घबरा जाता है और अकाजा के पिता ने अकाजा के लिए एक लेटर छोड़ा था जहाँ पर वो अकाजा से माफी मांगते हैं और लिखते हैं कि वो अकाजा के चुराए हुए पैसों से अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहते और वैसे भी वो हमेशा अकाजा के सिर पर एक बोझ बन के ही रहे हैं और वो अब चाहते हैं कि उनके जाने के बाद अकाजा अपनी लाइफ खुशी से जिए। ये सुनकर अकाजा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उससे इंसानों की इस दुनिया से सख्त नफरत होने लगती है। और फिर अकाजा कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके पिता सुसाइड कर ले और वो अकाजा के लिए कभी बोझ नहीं थे और चोरी करने की सजा पाकर उसे कोई भी दुख या दर्द नहीं होता, चाहे लोग उसे मार मार के उसके हाथ पैर क्यों ना तोड़ दे। वो ऐसे सैकड़ों मार और खा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और दवाई बहुत महंगी आती है, तो मार खा के दवाई लाना उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो चाहता था कि उसके पिता वापस से ठीक हो जाए, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि वो फांसी ले ले। वो अपने पिता को बचाने के लिए हर हद तक जा सकता था। और फिर एक दिन अकाजा की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है और अकाजा उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से पीट देता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और अकाजा की तारीफ करता है क्योंकि वो इतने कम उम्र के होने के बाद भी बिना किसी हथियार के 7 बड़े इंसानों को बड़े ही आसानी से पीट दिया। और फिर वो आदमी अकाजा को ऑफर देता है कि वो उसका डोजो ज्वाइन कर ले क्योंकि उसके डोजो में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ये सुनकर अकाजा गुस्सा हो जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि उसके हाथ के टैटू ये साफ तौर से कह रहे हैं कि वो पहले बहुत बड़ा अपराध करके आया है। ये सुनकर अकाजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन वो आदमी अकाजा के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है जिससे अकाजा बेहोश हो जाता है। और फिर पूरे 1 घंटे के बाद अकाजा होश में आता है और फिर वो आदमी अकाजा को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम केइजो है और वो एक डोजो का मास्टर है, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है और वो कुछ छोटे मोटे काम करके अपना घर का गुजारा करता है। और फिर केइजो बोलता है कि उसकी एक बीमार बेटी है और अकाजा को उसकी बीमार बेटी की देखभाल करना होगा और उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसकी माँ भी उसकी देखभाल नहीं कर पाती, जिससे परेशान होकर उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर अकाजा थोड़ा हैरान होता है और केइजो से कहता है कि उससे अकाजा के ऊपर इतना यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अपराधी है। लेकिन केइजो हंसते हुए बोलता है कि उससे इसमें कोई परेशानी नहीं और चाहे अकाजा एक अपराधी ही क्यों ना हो, कुछ ही देर पहले ही उसने एक अपराधी की भी पिटाई कर दी थी। ये सुनकर अकाजा प्रेजेंट टाइम में कहता है कि ये आदमी बिल्कुल तांजिरो की तरह है और इसीलिए अकाजा को तांजिरो बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि तांजिरो उससे अपना बीता हुआ कल याद दिलाता है। और फिर केइजो अकाजा को उसके बेटी से मिलाता है और इसका नाम कोयुकी होती है। कोयुकी को देखकर अकाजा को उसके
पिता की याद आती है और फिर केजो आकाजा को उसके बेटी से मिलाता है और फिर कोयुकी आकाजा के फेस को देखकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसके फेस पर बहुत सारे घाव के निशान थे। और हमें यहीं पर पता चलता है आकाजा का पास्ट में असली नाम हाकुजी था, लेकिन मैं इसे आकाजा ही बुलाऊंगा। और अगले दिन से आकाजा कोयुकी की देखभाल करने लगता है और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो वो उस टाइम ट्रेनिंग करने लगता है। और आकाजा ने पहले भी अपने पिता की बहुत देखभाल की है, तो उसे बीमार लोगों की ख्याल रखने का एक्सपीरियंस अच्छे से है और वो अपना आधा अधूरा बचपन दूसरों की देखभाल करने में ही लगा देता है। फिर एक दिन कोयुकी आकाजा से बोलती है कि आज रात फायर वर्क्स का शो होने वाला है और ये शो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन कोयुकी ने आज तक एक भी फायर वर्क्स का शो नहीं देखा और उसकी ये इच्छा है कि वो मरने से पहले एक बार फायर वर्क्स के शो को देखे। जिस पे आकाजा बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। भले ही वो इस साल इस शो को नहीं देख पाएगी, लेकिन अगले साल या फिर उसके अगले साल जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब वो और आकाजा मिलके दोनों एक साथ फायर वर्क्स का शो देखेंगे। ये सुनकर कोयुकी इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगती है। फिर एक दिन केजो पूल का पानी पीते हुए आकाजा से बोलता है कि उसने एक दिन अपने फाइटिंग स्किल से एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी और उस आदमी ने इनाम के तौर पर केजो को ये जमीन दे दिया था, जिसपे आज केजो ने एक डोजो बना दिया। और जैसे ही ये बात आसपास के डोजोस तक फैली तो उसके लीडर्स ने केजो की इतनी बुराई की कि अब उसके डोजो पर एक भी स्टूडेंट नहीं आना चाहता और अब से आकाजा डेली केजो से ट्रेनिंग लेता था और वो भी उनके फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। और ऐसे ही चलते चलते पूरे 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर आकाजा 18 साल का हो जाता है और कोयुकी 16 साल की हो जाती है। और एक दिन ऐसे ही आकाजा अपने रेगुलर कामों को कर रहा था। फिर केजो आकाजा को उनके पास बुलाता है और आकाजा से कहता है कि केजो के बाद उसके डोजो को संभालने वाला कोई चाहिए, तो क्या आकाजा ये काम कर सकता है और क्या आकाजा उसकी बेटी कोयुकी से शादी कर सकता है। ये सुनकर आकाजा का होश उड़ जाता है, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हो गया। वो दोनों ही बहुत नर्वस हो चुके थे। फिर आकाजा सोचता है कि उसने अपनी ऐसी लाइफ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में एक अपराधी का टैटू बना हुआ था। फिर भी उससे ऐसा कोई मिल रहा है जो उससे प्यार करता हो। और फिर उससे अपने पिता की बात याद आती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आकाजा को अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। और फिर आकाजा इसके लिए मान जाता है और अब उसको अपनी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को ही प्रोटेक्ट करना है, एक मास्टर केजो और कोयुकी को, चाहे इसके लिए उससे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। और ये सुनकर मास्टर केजो और कोयुकी भी बहुत खुश होती है। और फिर आकाजा अपने पिता के ग्रेव पर जाता है और उन्हें एक खुशखबरी देता है। और जैसे ही वो अपने डोजो की तरफ जाने लगता है तभी वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जो आकाजा से बोलता है कि डोजो के कुएं में दूसरे डोजो वालों ने जहर मिला दिया था और उस कुएं के पानी को पीकर मास्टर केजो और उसकी बेटी कोयुकी जहर के वजह से मारे गए। और उन डोजो वालों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो आमने सामने मास्टर केजो के साथ नहीं लड़ सकते। फिर आकाजा मास्टर केजो और कोयुकी के डेड बॉडी के सामने बैठकर सोचता है कि जिसकी भी उसे परवाह हो और वो मुसीबत में हो वो हमेशा ही वहाँ नहीं होता। और फिर आकाजा को एक बात याद आता है, जहाँ पर उसने कोयुकी से वादा किया था कि वो इस साल नहीं तो उसके अगले साल या फिर उसके अगले साल कोयुकी के साथ मिलकर एक साथ फायर वर्क्स का शो देखने जाएंगे। और ये बात सुनकर कोयुकी भी बहुत खुश थे, क्योंकि कोयुकी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, इतनी ज्यादा बीमार कि उसकी माँ भी उसे संभाल नहीं पाती। और इससे परेशान होकर उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और उसके पिता केजो ने भी अपनी पूरी मेहनत की उसे संभालने के लिए, लेकिन सिर्फ आकाजा ही था जिसने कोयुकी को भविष्य का राह दिखाया था कि वो इसके अगले साल भी एक साथ फायर वर्क्स देखेंगे। और इसी रात कोयुकी ने आकाजा को शादी के लिए प्रपोज किया था और आकाजा भी इसके लिए हाँ कर देता है और वो ये प्रॉमिस करता है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा और कोयुकी और मास्टर केजो को अपनी पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आकाजा अपने प्रॉमिस को नहीं निभा पाया। उसके जीवन में अब कोई भी नहीं बचा जिसे वो प्रोटेक्ट कर सके। और फिर एक रात हमें एक हादसे के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर केजो के डोजो के हादसे के बाद एक दूसरे डोजो में जहाँ पर 67 ट्रेनर्स मौजूद थे, वहाँ पर किसी ने इन 67 ट्रेनर्स को बहुत ही बेरहमी से सिर्फ अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है। वो मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। कईयों के सिर कुचले गए और कईयों के हाथ पैर उखाड़ दिए गए। चारों तरफ खून से लटपट हुए लाशों के ढेर लगे हुए थे। सिर्फ जिंदा बची थी इस डोजो की नौकरानी, जो इस सदमे से अपना दिमाग खो बैठी। और इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आकाजा था, जो गुस्से से पागल हो चुका था। और तभी आकाजा का सामना होता है मुजान से, जो आकाजा से ही मिलने आया था, क्योंकि मुजान ये जानकर हैरान था कि एक नॉर्मल इंसान ने सिर्फ अपने हाथ और पैरों से 67 डोजो ट्रेनर्स को कैसे मार दिया। और मुजान ने अपना कोई डीमन भी नहीं भेजा था, तो वो ये चेक करने आया था कि आखिर ये इंसान है कौन। फिर आकाजा मुजान को देखकर कहता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। लेकिन मुजान अचानक से आकाजा के सामने आके आकाजा के सिर पर अपना हाथ घुसा देता है और उसके आर पार कर देता है और आकाजा से कहता है कि वो बहुत पावरफुल डीमंस की एक टीम को बना रहा है और आकाजा चाहे तो उसका खून पी के और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। जिसे सुनकर आकाजा कहता है कि उससे इन सब से कोई परवाह नहीं और फिर वो एक डीमन बन जाता है, जिससे वो अपना दिमाग खो देता है और उसे फिर से
उसे बहुत ताकतवर बनना है, क्योंकि उसके पास अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके, और उसे इस दुनिया में रहना ही नहीं है जहाँ पर वो अपने परिवार को ही नहीं बचा पाया। फिर अकाजा क्योंकि और उसे याद करता है और कहता है कि उसकी लाइफ एक बहुत बेहुदा और बेकार लाइफ थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर टांजिरो होश में आ चुका था, और जैसे ही वो अकाजा को देखता है वो शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि अकाजा अभी तक जिंदा था और वो अपने सिर को फिर से रीजेनरेट कर रहा था। और फिर अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके ग्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन टांजिरो तेजी से अकाजा की तरफ बढ़ने लगता है और अपने हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके अकाजा के गले पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन टांजिरो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसकी तलवार ही उसके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन टांजिरो अकाजा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, और इस मुक्के को खाने के बाद अकाजा को उसके मास्टर केजो की याद आती है। फिर अकाजा को याद आता है कि वो कमजोर लोगों से इतनी नफरत क्यों करता था, क्योंकि कमजोर लोग हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, कभी आमने सामने नहीं लड़ते और दूसरों को खत्म करने के लिए कुएं पर जहर मिला देते हैं। लेकिन एंड में उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने मास्टर और अपने पिता की बातों को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। उसने अपने मास्टर के सिखाए गए तरीकों को बुराई की तरफ इस्तेमाल किया। फिर अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिव कर देता है और ग्यू उसके अटैक के रेंज में था, लेकिन टांजिरो ग्यू को रेंज से दूर ले जा रहा है। और उसी बीच टांजिरो अकाजा को देखता है, और अकाजा भी टांजिरो की तरफ ही देख रहा था, लेकिन इस बार अकाजा के फेस पर एक स्माइल था जो देखकर टांजिरो भी हैरान था। और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं अकाजा ने अपने ही ब्लड डीमन आर्ट को अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये सब देखकर टांजिरो भी शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि अकाजा ने उसके अटैक को खुद के ऊपर ही क्यों ले लिया, और वो अपने आखिरी समय में हंस क्यों रहा था। और तभी हम देखते हैं अकाजा का बॉडी फिर से रीजेनरेट होने लगता है, और इस बार अकाजा भी नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी रीजेनरेट हो। और फिर अकाजा बोलता है कि वो ये लड़ाई तभी हार चुका था जब टांजिरो ने पहली बार उसका गला काटा था। और अकाजा धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने लगता है और कहता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है और अब उसे हेल की तरफ जाना चाहिए। तभी अकाजा अपने सामने अपने फादर को देखता है, जिसे देखकर अकाजा पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या अब उन्हें दर्द होता है, जिसके रिप्लाई में उसके फादर अकाजा को शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं कि वो ठीक है। और फिर अकाजा उसके पिता से माफी मांगता है, क्योंकि वो अपने पिता के चाहतों पर खरा उतर नहीं पाया। उसने अपने जीवन में सिर्फ बुरे काम ही किया है। और तभी उसके सिर पर मास्टर के जो हाथ रख के कहते हैं, भले ही कोई इंसान कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, उससे एक नया मौका मिलता ही है खुद को सुधारने का। और तभी अकाजा के बालों को मुजान पकड़ लेता है और अकाजा से कहता है कि क्या अकाजा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता। ये सुनकर अकाजा कहता है कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो स्ट्रॉन्ग बन के इन सभी को मार डालेगा, नहीं तो वो अपने वादे को नहीं निभा पाएगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोयुकी भी आ जाती है और अकाजा के सिर पर अपना हाथ रखे उसे थैंक्स बोलती है। और जैसे ही अकाजा कोयुकी को देखता है वो उसे पकड़ के रोने लगता है और उससे बार बार माफी मांग के कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो उससे नहीं बचा पाया, वो उससे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। जब कोयुकी को उसकी जरूरत थी तब वो वहाँ पर नहीं था। ये सुनकर कोयुकी रोते हुए कहती है कि वो इस बात से बहुत खुश है कि हाकुजी को अभी तक वो सब बातें याद है और वो अब भी पुराना वाला हाकुजी ही है। और फिर वो अकाजा से बोलती है वेलकम बैक माय हस्बैंड। और फिर अकाजा धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगता है और ये सब टांजिरो भी देख रहा था। और एट द एंड अकाजा उसी पोज में डिस्पेयर होता है जिस पोज में वो कोयुकी को पकड़ के रो रहा था। और दी ग्रेटेस्ट अपर मून 3 अकाजा यानी हाकुजी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। और अब अकाजा मरने के बाद पूरी तरीके से डिस्पेयर हो जाता है और इस लड़ाई के बाद टांजिरो भी बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ग्यू भी काफी घायल हो चुका था। और अब ये दोनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। और दूसरी तरफ कासुगाइक्रो टांजिरो और ग्यू की जीत की खबर चारों तरफ फैला देती है। दूसरी तरफ अपर मून 1 कोकुशिबो को भी पता चल गया था कि अकाजा बैटल में हार गया और वो कहता है कि अकाजा बहुत कमजोर था और उसने अपर मून रैंक 1 पाने के लिए एक चैलेंज भी रखा था जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ डोमा तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि अकाजा अब नहीं रहा। पहले तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करता है और कनाव से उसका नाम पूछता है। और तभी हम कनाव को देखते हैं जो कि बहुत घायल हो चुकी थी, जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी कनाव बोलती है कि उसका नाम कनाव सुयूरी है और वो कोचो परिवार से है और वो शिनोबु कोचो की छोटी बहन है। ये सुनकर डोमा कहता है कि कनाव के शरीर को देखकर ये लगता नहीं कि उसके और शिनोबु के बीच कोई खून का रिश्ता है, लेकिन जो भी हो लड़कियों का स्वाद वाकई में जबरदस्त होता है। और तभी हमें डोमा के मुंह से अकाजा के एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है। अकाजा ने डीमन बनने के बाद एक भी औरत को नहीं मारा और ना ही खाया है। डोमा उसे सलाह देता था कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को खाए, क्योंकि वो काफी टेस्टी और प्रोटीन से भरी हुई होती है, जिससे कोई भी डीमन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन अकाजा ने इन सब के बावजूद भी एक भी लड़की को नहीं खाया और ना ही किसी लड़की को मारा। डोमा को ये नहीं पता कि अकाजा ये सब किस लिए करता है। और फिर डोमा अकाजा की याद में रोने लगता है। तभी कनाव डोमा से कहती है कि क्या डोमा झूठ बोलना बंद करेगा। ये
सुनकर डोमा भी हैरान होता है। तभी कानाओ बोलती है कि वो जानती है डोमा के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द झूठा है और ये बातें झूठी ही नहीं बल्कि बहुत ही बेहुदा और बकवास है। और डोमा को इस बात पर कोई भी दुख नहीं पहुंच रहा क्योंकि उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा भी नहीं बदला जहाँ उसका एक सबसे खास दोस्त मरा है। ये सुनकर डोमा कहता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक डीमन है। इसके रिप्लाई में कानाओ कहती है कि डीमंस की आंखें नॉन स्टॉप खुली रहती है लेकिन उनके शरीर में इंसानों की तरह ही खून साइकिल करती है जिससे उनके चेहरे का रंग भी बदलता है। और फिर वो डोमा से कहती है इससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि डोमा को कुछ भी महसूस नहीं होता। और ये सुनकर डोमा के रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि कानाओ बिल्कुल सही बोल रही है। फिर कानाओ कहती है कि इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है तो वो अपने साथ बहुत सारी भावनाएं ले आते हैं जैसे गुस्सा, खुशी, आनंद और बहुत कुछ, लेकिन डोमा इनमें से एक भी भावनाओं को महसूस या समझ नहीं सकता। लेकिन डोमा बहुत तेज दिमाग और बहुत शातिर है तो वो झूठ बोलकर अपने इस कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता है। वो दूसरों के सामने खुद को खुश या दुखी रखने का दिखावा करता है क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। डोमा ने ना ही कभी खुशी महसूस की है और ना ही कभी दुख। असलियत में तो डोमा एक खोखले शरीर के बदले और कुछ भी नहीं है। और फिर कानाओ एक डेविल की स्माइल देके डोमा से पूछती है कि क्या सच में डोमा का जन्म भी हुआ था। ये सुनकर डोमा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसने अभी तक जितने भी लड़कियों के साथ लड़ाई की कानाओ उन सभी से बहुत अलग है और वो इतनी बेहुदा बातें कैसे कर सकती है। फिर कानाओ बहुत ही सिग्मा टाइप से रिप्लाई देके कहती है कि क्या डोमा को अभी तक समझ नहीं आया कि कानाओ उससे कितनी नफरत करती है और वो अभी उसका सिर काट के उसे नर्क भेज देना चाहती है। फिर वो डोमा को भड़का के कहती है कि डोमा तो एक कलंक है और उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो अभी मर जाए क्योंकि उसकी लाइफ एक बेहुदा लाइफ है। यह सुनकर डोमा एक ही झटके में कानाओ के पीछे आ जाता है और अपने फैंस से कानाओ के गली पर वार करता है लेकिन कानाओ उस अटैक को डॉज करके डोमा के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देती है और उससे थोड़ी दूर चली जाती है। ये देखकर डोमा समझ जाता है कि कानाओ की लड़ने की स्पीड पहले से बहुत बढ़ चुकी है और वो डोमा के अटैक्स के पैटर्न्स को समझ रही है और कानाओ अभी तक सांस नहीं ले रही जिससे उसका जहरीली पाउडर कानाओ के शरीर पर नहीं जा रही। लेकिन कानाओ जितनी देर तक लड़ ले एक इंसान बिना सांस लिए ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। फिर डोमा सोचता है कि कानाओ शिनोबु से अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। फिर कानाओ अपने मन में ही सोचती है कि उसके हाथ पैर अभी तक कांपना बंद नहीं कर रहे और उसने अभी तक जितने भी डीमंस को हराया है डोमा उन सबसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कानाओ का गुस्सा ही उससे अभी तक जिंदा रख रही है। फिर वो डोमा से कहती है कि डोमा की हिम्मत कैसे हुई उसके परिवार को मारने की और वो फ्लावर ब्रीडिंग के 5th फॉर्म को यूज करके डोमा के ऊपर मल्टीपल स्लैशेस करती है। ये देखकर डोमा कहता है कि कानाओ बहुत अच्छा कर रही है लेकिन अब डोमा की बारी है और वो अपने ब्लड डिमांड आर्ट को यूज करता है। इससे बचने के लिए कानाओ 2nd फॉर्म का यूज करती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर डोमा समझ जाता है कि कानाओ की आंखें बहुत स्पेशल है क्योंकि कानाओ उसके हर अटैक को आसानी से देखकर उससे बच पा रही है और कानाओ उसके शरीर के हर एक पार्ट्स के मूवमेंट को धीरे धीरे समझ रही है और उसके अगले अटैक का अंदाजा लगाकर उससे बच रही है। ये सब देखकर डोमा मान जाता है कि कानाओ सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि एक जबरदस्त तलवारबाज भी है। तो डोमा डिसाइड करता है कि वो इस बार कानाओ के आंखों को ही निकाल लाएगा। फिर डोमा कानाओ के सिर पर वार करता है लेकिन कानाओ 6th फॉर्म को यूज करके इसे डॉज कर लेती है और डोमा फिर से अपने ब्लड डिमांड आर्ट को यूज करता है जिससे कानाओ को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और वो थोड़ा पीछे हट जाती है। लेकिन डोमा उसे अपने ब्लड डिमांड आर्ट से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कानाओ अपने ब्लेड को यूज करके इससे भी बच जाती है। लेकिन डोमा अपने फिर से एक पावरफुल ब्लड डिमांड आर्ट को यूज करता है। कानाओ सामने से तो इस अटैक से बचने की कोशिश करती है लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से बहुत सारे टेंटिकल्स कानाओ की तरफ आती है लेकिन कानाओ बहुत ही मुश्किल से इस अटैक से भी बच जाती है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। जो देखकर डोमा कहता है कि अगर वो ऐसे ही पीछे हटती रही तो वो कभी भी डोमा का सिर नहीं काट पाएगी। और फिर डोमा वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है और तभी हम देखते हैं कानाओ के हाथ में उसकी ब्लेड नहीं थी जो देखकर कानाओ शॉक में पड़ जाती है और हम देखते हैं कानाओ की ब्लेड डोमा के हाथ पर होता है और वो कानाओ से कहता है कि उसने उसके ब्लेड को कस के नहीं पकड़ा था इसीलिए वो उसे ले आया। अगर कानाओ को उसकी ब्लेड चाहिए तो उसे इसे ले जाना होगा। और फिर डोमा अपने ब्लड डिमांड आर्ट को यूज करके कानाओ के ऊपर अटैक कर देता है और डोमा इस बार मल्टीपल अटैक्स करता है जिससे कानाओ उसके हर एक अटैक को नहीं देख पाती क्योंकि उसका हमला चारों तरफ से हो रहा था और वो समझ जाती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर का छत फटने लगता है और फिर फटा पोस्टर निकला हीरो। वहाँ पर एंटी मारते हैं महान इनोसके जो आते ही कहता है महान इनोसके स्वर्ग से नीचे उतर आया है। और ये देखकर कानाओ भी हैरान हो जाती है क्योंकि महान इनोसके ने एंटी ही ऐसी टाइम में ली है और इनोसके बीस्ट ब्रीडिंग के 5th फॉर्म को यूज करके डोमा के अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और अपनी महानता से कहता है कि कौओं ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी और आओ लड़ो मुझसे। तो अब महान इनोसके अपने 999 IQ को यूज करके देखता है कि उसके सामने तो खुद अपर मून 2 खड़ा है और ये देखकर इनोसके डोमा
डोमा को ताना मार के कहता है कि डोमा एक दूसरे दर्जे का नौकर होते हुए भी अपने आइडेंटिटी को महान इनोस्के से नहीं छुपा पाया, और अगर इनोस्के डोमा को मार दे तो फिर वो एक हाशिरा बन जाएगा। ये सुनकर डोमा कहता है कि वो अपर मून 2 होने का आइडेंटिटी छिपा नहीं रहा, और वो सोचता है कि ये अजीब बच्चा कहाँ से आ गया। फिर इनोस्के कहता है अगर मैं एक हाशिरा बन गया तो मुझे एक ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर कहा जाएगा, नहीं मुझे कहा जाएगा महान सुअर डीमन स्लेयर। फिर वो कानाओ से पूछता है कि उसे कौन सा नाम बेहतर लग रहा है। तभी इनोस्के नोटिस करता है कि कानाओ की तो हालत पहले से ही टाइट है। ये देखकर वो कानाओ से कहता है क्या हुआ, तुम तो बुरी तरीके से पिट गई, और अगर शिनोबू ने तुम्हारी ऐसी हालत देख ली तो शिनोबू गुस्से से पागल हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। लेकिन कानाओ इसका कोई भी जवाब नहीं देती और बिल्कुल चुप रहती है। ये देखकर इनोस्के समझ जाता है और वो कानाओ से पूछता है कि क्या शिनोबू मर गई। लेकिन तभी डोमा चिल्लाते हुए बोलता है कि शिनोबू मरी नहीं है, बल्कि वो तो अनंत काल तक डोमा के अंदर समा गई है, और डोमा इस तरीके से जिसको भी खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपने दुख और डर को भुलाकर डोमा के शरीर में उसके साथ अनंत काल तक जुड़ जाती है। ये सुनकर इनोस्के सुन पड़ जाता है जैसे उसके होश ही उड़ गए हो। तभी इनोस्के को शिनोबू के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं जहाँ पर ये दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे, और अब इनोस्के अपनी रेस पर आ जाता है और डोमा से कहता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और वो एक ही झटके में डोमा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर कानाओ उससे कहती है कि डोमा अपने पंखों से जो हवा फैलाएगा इनोस्के उससे अंदर ना ले, और तभी इनोस्के अपने बीस्ट ब्रीदिंग के 4 फैंग को यूज करता है। लेकिन डोमा इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है, और वो इनोस्के से बोलता है कि वो अपनी ऐसी टूटी हुई तलवार से उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और फिर डोमा अपने फैंग को इनोस्के के गले तक ले जाता है, लेकिन इनोस्के अपने पैरों से डोमा के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर डोमा इनोस्के की तारीफ करता है कि इनोस्के बहुत अद्भुत और काफी फ्लेक्सिबल है, और वो उसके मुखौटे के बारे में भी पूछता है। और तभी हम देखते हैं इनोस्के के हाथ में कानाओ का ब्लेड होता है जिसे वो डोमा से लेके आया है, और डोमा भी ये देखकर हैरान था क्योंकि इनोस्के इतना ज्यादा तेज था कि डोमा को पता ही नहीं चला कि वो कब उसके हाथ से ब्लेड लेके गया। फिर इनोस्के किक से डोमा को खुद से दूर कर देता है, और फिर इनोस्के अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डोमा ये देखकर कहता है कि इनोस्के ऐसे उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं ला पाएगा क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस में काफी दूर है। और तभी इनोस्के दूर से ही अपने ब्लेड से एक स्लैश मारता है जिससे डोमा की आंखों पर थोड़ी कट लग जाती है। डोमा ये देखकर हैरान था कि उसका स्लैश इतनी दूरी से उसके ऊपर लग कैसे गया। और तभी हम देखते हैं इनोस्के ने यूज किया था अपने बीस्ट ब्रीदिंग के 9 फैंग को, जिसमें वो अपने हाथों की हड्डियों को तोड़ मरोड़ देता है। इनोस्के की ऐसी काबिलियत देखकर तो मैं समझ गया कि महान इनोस्के यूं ही नहीं कहा जाता इसको। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और फिर इनोस्के अपने हड्डियों को फिर से जोड़ लेता है और कहता है कि उसकी यह नई टेक्निक में अभी भी थोड़ी गड़बड़ी है क्योंकि उसने डोमा के सिर पर निशाना लगाया था लेकिन वो चूक गया। और कानाओ इनोस्के की ऐसी टेक्निक देखकर बहुत सदमे में पहुंच जाती है। और फिर ये देखकर डोमा कहता है कि इनोस्के जिस तरीके से अपने हड्डियों को तोड़ मरोड़ता है क्या उसे इससे दर्द नहीं होता, और अब उसे इनोस्के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो कहता है कि उसने बहुत लंबी जिंदगी जी है लेकिन उसने अभी तक इनोस्के जैसा बच्चा नहीं देखा। ये सुनकर इनोस्के बहुत प्राउड फील करता है और कहता है कि वो महान इनोस्के है और बाकी कमजोर और आलसी लोग उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं। और तभी अचानक से इनोस्के का मास्क हट जाता है जो देखकर इनोस्के और कानाओ भी शॉक में पड़ जाती है। और तभी हम देखते हैं इनोस्के का मास्क डोमा के हाथ पर था, और फिर डोमा कहता है कि ये तो एक सुअर का मास्क है और काफी पुराना भी है। ये देखकर इनोस्के गुस्से से उसके मास्क को वापस मांगता है, और फिर डोमा कहता है कि डोमा ने इनोस्के का चेहरा कहीं ना कहीं तो देखा है, उसकी मुस्कुराहट और मासूमियत उसे कुछ याद दिला रही है। और फिर वो इनोस्के से पूछता है कि क्या वो दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। इनोस्के गुस्से से रिप्लाई में बोलता है उससे याद नहीं कि वो डोमा जैसे किसी कीड़े से पहले कभी मिला है, और वो डोमा के गंदे हाथ उसके मास्क से हटाने को बोलता है। लेकिन डोमा कहता है कि डोमा शायद उसे जानता है। फिर डोमा अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए अपने सिर पर अपनी उंगली घुसा देता है जो देखकर शिनोबू और इनोस्के भी हैरान होते हैं कि आखिर डोमा कर क्या रहा है। और तभी डोमा को याद आता है कि ये बात 15 साल पहले की है जब एक औरत जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल होगी वो एक बच्चे को गोद लेते हुए डोमा के पास आई थी क्योंकि उसके पति और सास मिलकर उस औरत को बहुत मारते थे और परेशान करते थे। तो डोमा ने उस औरत को अपने इटर्नल पैराडाइज कल पर रहने के लिए जगह दी थी। उस औरत के कोई भी रिश्तेदार या कोई परिवार वाला नहीं था और उसके पास कोई सुरक्षित जगह भी नहीं था जहाँ वो जा सके। और डोमा जब उस औरत से पहली बार मिला था तो उस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था कि डोमा ये देखकर बता नहीं सकता था कि उस औरत का असली चेहरा का आकार कैसा होगा। और साथ ही साथ वो औरत अंधे भी थी और उसकी ऐसी हालत उसके ऊपर की गई अत्याचार से हुई। लेकिन डोमा ने जब उसे छुआ मतलब उसकी ट्रीटमेंट की तो वो औरत वापस से पहले जैसी हो गई। वो काफी खूबसूरत थी। उस औरत का चेहरा हूबहू इनोस्के से मिलती थी और अब इसमें कोई शक नहीं कि वो औरत इनोस्के की माँ ही थी। ये सुनकर इनोस्के कहता है कि उसका कोई माँ नहीं है क्योंकि उसे तो सुअरों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर डोमा कहता है कि क्या सुअर इंसानों के बच्चों को जन्म देता है। इनोस्के एक इंसान है तो उसको जन्म देने वाला भी एक इंसान ही है। ये सुनकर इनोस्के भड़क जाता है और डोमा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब बकवास की बात है वो अपने पास ही रखे। लेकिन डोमा कहता है कि इनोस्के ने तो अभी तक इस कहानी के एंडिंग को सुना ही नहीं। और फिर वो इनोस्के के चेस्ट पर 2 बड़े कट्स लगा देता है और फिर से इनोस्के के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी कानाओ आके इनोस्के को बचा लेती है। फिर डोमा कहता है कि उस औरत को यानी इनोस्के के माँ को खाने की डोमा का कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि डोमा के पास कोई सुंदर इंसान होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो औरत बहुत बेवकूफ और अकड़ू थी लेकिन वो काफी खूबसूरत थी।
वो हमेशा ही इनोस्के को गोद में उठाकर पिंकी प्रॉमिस नाम की एक लोरी गाती थी और ये सुनकर इनोस्के भी थोड़ा हैरान होता है और उसे पिंकी प्रॉमिस नाम से उसकी माँ की फ्लैशबैक याद आने लगती है, जहाँ पर इनोस्के की माँ बोलती है कि जब तक इनोस्के बड़ा और मजबूत नहीं हो जाता वो उसकी रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। फिर डोमा अपने बात को कंटिन्यू करके कहता है कि जब वो औरत पिंकी प्रॉमिस गीत को गाती थी हर बार उसका लिरिक्स अलग होता था और अब धीरे धीरे इनोस्के भी सोच में पड़ जाता है। तभी डोमा कहता है कि डोमा इनोस्के की माँ को कभी खाना नहीं चाहता था और उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था जब तक वो मर नहीं गई। फिर हमें पता चलता है इनोस्के के माँ का नाम कोटोहा होता है। फिर डोमा कहता है कि कोटोहा बहुत मूर्ख थी लेकिन उसके पास थोड़ी बुद्धि तो थी, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि डोमा अपने स्टूडेंट्स यानी अपने भक्तों को ही खाता था। डोमा के लाख समझाने के बाद भी वो डोमा के एहसानों को नहीं समझ पाई और ये डोमा के लिए बहुत बड़ा अपमान था। कोटोहा ने डोमा से बस यही कहा कि डोमा ने उससे एक बहुत बड़ा और भयंकर झूठ बोला है। फिर वो डोमा के मंदिर को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर इनोस्के की माँ जंगल की तरफ तेजी से भागने लगती है और वो बार बार इनोस्के से माफी मांगती है, क्योंकि वो हर बार गलत रास्ते पर चलती है जिसकी सजा इनोस्के को भुगतना पड़ता है। और वो भागते हुए इंसानी गांव का रास्ता ढूंढने लगती है और वो भागते भागते एक पहाड़ी के खंडर के पास पहुंच जाती है और अब उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर वो इनोस्के से माफी मांगती है, क्योंकि अब ये दोनों ही नहीं बचने वाले। फिर वो लास्ट टाइम इनोस्के को गले लगाकर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। फिर कोटोहा इनोस्के को खंडर से नीचे फेंक देती है और डोमा आके उसे मार देता है। इनोस्के अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखता है, लेकिन वो ये सब भूल जाता है क्योंकि वो एक बच्चा था। फिर डोमा कहता है कि कोटोहा अपने बच्चे को चट्टान से फेंककर उसे बचाना चाहती थी, वो सच में एक मूर्ख थी। फिर वो गिरते हुए इनोस्के को चिल्ला के बोलता है कि वो बस यही याद रखे कि उसकी माँ ने उसे चट्टान से फेंक दिया। और फिर इनोस्के एक नदी पर गिरता है और रियल टाइम में इनोस्के समझ जाता है कि उसकी माँ को मारा गया था और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डोमा इनोस्के से कहता है कि उसने इनोस्के की माँ की हड्डी तक को खा लिया, क्योंकि अगर वो घर जाती तो उसका पति उसे मारता और अगर वो अकेले रहती तो वो ऐसे ही रास्ते पर घूम फिर कर मर जाती, इसलिए डोमा ने उसे खा लिया। फिर वो कहता है कि कोटोहा सच में बहुत अनलकी थी और क्या उसकी लाइफ में कभी एक भी खुशी का पल आया था। ये सुनकर कनाओ गुस्से से कहती है कि इनोस्के इस कमीने का सिर काट दे। और फिर इनोस्के अपने ब्लेड को कस के पकड़ लेता है और उसे अपनी माँ की एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके हाथों को पकड़कर कहती है कि इनोस्के के हाथ कितने छोटे हैं और उसके खुशी के पर इनोस्के के साथ रहना ही है। और फिर इनोस्के कहता है कि डोमा के साथ इस तरीके से मिलना एक चमत्कार से कम नहीं। और अब इनोस्के अपने पूरे रेज मूड में था और फिर वो डोमा से बोलता है वो राक्षस जिसने उसके आंखों के सामने उसके माँ को मार डाला, उसके दोस्तों को मार डाला। और ये सब बातें याद दिलाने के लिए इनोस्के उसे थैंक्स बाद में बोलेगा, लेकिन वो अभी उसका सिर भी नहीं काटेगा, क्योंकि इनोस्के डोमा को दिखाएगा कि असली नर्क किसे कहते हैं। तो अब डोमा इनोस्के से कहता है कि इनोस्के को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पालन पोषण करने वाला कोई सुअर है और स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये तो सिर्फ इंसानों की बनाई हुई कल्पना है। जो लोग अच्छाई की राह पर चलते हैं और भले काम करते हैं सारा दुख और डर उन्हें ही मिलता है, और दूसरी तरफ बुरे लोग जो अपने मन की करते हैं, जो किसी का भला नहीं चाहते, वही लोग खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी को मजे से जीते हैं। ये सुनकर इनोस्के चिल्ला के बोलता है अगर डोमा के लिए कोई नर्क नहीं है तो इनोस्के उसके लिए एक नया नर्क बना देगा। और वो डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डोमा अपने ब्लड डिमन आर्ट का यूज करके चारों तरफ आइस क्लाउड फैला देता है। लेकिन इनोस्के इससे बचने के लिए अपने बीस्ट ब्रीडिंग के 10 फैंग को यूज करता है। और दूसरी तरफ कनाओ डोमा के ऊपर पीछे से अटैक करने वाली होती है, लेकिन डोमा इसे नोटिस कर लेता है और कनाओ को अपने से दूर करके ऊपर छत पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर इनोस्के चिल्ला के कहता है कि क्या हुआ, डोमा डर तो नहीं गया। इसके रिप्लाई में डोमा कहता है कि अकाजा मारा गया और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है इन लोगों के साथ वेस्ट करने के लिए। और फिर डोमा अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके अपना एक छोटा आइस क्लोन बना देता है और उसे लड़ने के लिए भेज देता है। ये क्लोन नीचे आते ही इनोस्के और कनाओ पर अपने ब्लड डिमन आर्ट से अटैक करना शुरू कर देता है और इनोस्के और कनाओ इस क्लोन के साथ लड़ने लगते हैं। फिर डोमा कहता है कि ये क्लोन हूबहू उतना ही पावरफुल है जितना कि डोमा है, और वो इस क्लोन को यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। इनोस्के पूछता है कि वो भाग क्यों रहा है, लेकिन कनाओ उसे फाइट में फोकस करने को बोलती है, क्योंकि ये क्लोन लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है। फिर डोमा ये नोटिस करता है कि इनोस्के अभी तक बिना सांस लिए ही लगातार लड़ रहा है। फिर वो क्लोन अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके चारों तरफ आइस फॉग फैला देता है और इनोस्के इस हमले से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है। फिर डोमा धीरे धीरे नोटिस करता है कि इनोस्के काफी दिलचस्प है और उसकी फाइटिंग स्किल भी काफी अलग है। और अब डोमा सोचता है कि वो इनोस्के को थोड़ी देर और ऑब्जर्व करना चाहता है, क्योंकि इससे उसे इनोस्के की फाइटिंग पैटर्न्स के बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा। फिर डोमा अपने अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है और अब डोमा इनोस्के और कनाओ की सारी टेक्निक्स को देखना चाहता था। फिर डोमा अपना एक और आइस क्लोन बना देता है ताकि ये खेल जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसे जल्दी मुजान के पास जाना है। और ये क्लोन आते ही इनोस्के और कनाओ के ऊपर अटैक कर देता है। इनोस्के इस अटैक से बचने की कोशिश करता है और वो मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे डोमा को भागने नहीं देना है। लेकिन फिर वो अटैक इनोस्के को लग जाता
जाता है, जिससे इनोस्के बहुत घायल हो जाता है। ये देखकर डोमा समझ जाता है कि ये दोनों डीमन स्लेयर भी बाकी डीमन स्लेयर की तरह कमजोर हैं और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो गेट की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि इनोस्के और कनाओ को तो उसके क्लोन ही मार देंगे, तो उसका यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन तभी डोमा का फेस पिघलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। डोमा कंफ्यूजन में पड़ चुका था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और तभी उसे शिनोबू याद आता है। और अब हम शिनोबू और कनाओ के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू कहती है कि अगर बाई चांस उनका सामना अपर मून 2 से हुआ तो उससे लड़ते हुए शिनोबू मारी जाएगी और अपर मून 2 के द्वारा खाई जाएगी। ये सुनकर कनाओ हैरान होती है और वो ऐसा करने के लिए नहीं मानती, और वो कहती है कि बेहतर यही होगा कि वो दोनों मिलकर अपर मून 2 से लड़े। लेकिन शिनोबू कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक अपर मून 3 हाशिरा के बराबर होता है, तो वो दोनों उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। और जहाँ तक शिनोबू को जानकारी मिली है कि अपर मून 2 औरतों को खाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन है, वो लड़कियों को खाने में कभी कसर नहीं छोड़ता। और शिनोबू जानती थी कि वो अगर अपर मून 2 से लड़ेगी तो वो डेफिनेटली मारी जाएगी, इसीलिए उसने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया। और पिछले 1 साल से शिनोबू लगातार विस्टेरिया पॉइजन इकट्ठा कर रही है और उसने काफी ज्यादा पॉइजन अपने शरीर पर इंजेक्ट कर लिया है, क्योंकि उसके ब्लेड में सिर्फ 37 ml पॉइजन ही डाला जा सकता है। लेकिन अब उसके शरीर में 37 किलोग्राम पॉइजन स्टॉक है, जो एक अपर मून को कमजोर करने के लिए काफी है। और प्रेजेंट में डोमा का बॉडी धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसकी आइस क्लोन्स भी टूट के बिखर जाती है। ये देखकर कनाओ जोर से इनोस्के को चिल्लाती है कि यही सही समय है डोमा के गले को काटने का, क्योंकि कनाओ को शिनोबू का प्लान पता था जो सही में वर्क कर रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि शिनोबू को ये खुद नहीं पता था कि उसका ये पॉइजन वाला प्लान अपर मून 2 के ऊपर काम करेगा या नहीं। तो मास्टर उबुयाशिकी ने शिनोबू को लेडी तमाओ की हेल्प लेने को बोला था, और शिनोबू ने कनाओ से कहा था कि जैसे ही जहर अपर मून 2 के शरीर में फैल जाए तो कनाओ को कुछ भी करके उसके गले को काटना होगा। तो इसीलिए कनाओ अपनी पूरी ताकत से डोमा का गला काटने के लिए आगे बढ़ती है, ताकि शिनोबू का बलिदान वेस्ट ना जाए। जैसे इनोस्के और कनाओ डोमा के पास पहुँचते हैं, फिर डोमा अपने सबसे पावरफुल ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके एक बड़ा सा आइस का बुद्धा बना देता है, और ये बुद्धा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इनोस्के और कनाओ के ऊपर अटैक कर देता है, और वो दोनों जैसे तैसे इससे बचते हैं। फिर कनाओ समझ जाती है कि अगर वो इस पॉइंट पे पीछे हटे तो डोमा खुद को फिर से रीजेनरेट कर लेगा। फिर कनाओ अपने फाइनल टेक्निक को यूज करने को सोचती है, जिसे शिनोबू ने यूज करने के लिए मना किया था, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के बाद हो सकता है कनाओ परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती है, क्योंकि इस टेक्निक से अपने आंखों पर बहुत हाई प्रेशर पड़ता है। लेकिन कनाओ सोचती है कि शिनोबू ने जो बलिदान दिया है उसके मुकाबले तो ये बलिदान कुछ भी नहीं। फिर कनाओ अपने फ्लावर ब्रीडिंग के फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइस को यूज करती है, और कनाओ की आंखें पूरी तरीके से ब्लड से भर जाती है, और इस टेक्निक को कनाओ ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वो बुद्धा स्टेसु इनोस्के को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन कनाओ आके उस स्टेसु के हाथों को काट देता है और इनोस्के को फ्री कर देती है, और कनाओ सीधा डोमा के गले के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो बुद्धा स्टेसु पीछे से कनाओ के ऊपर आइस फॉग का यूज करता है, जिससे कनाओ आधी जम जाती है। लेकिन तभी इनोस्के अपने दोनों तलवारों को अपने पूरी ताकत से कनाओ और डोमा की तरफ फेंक देता है, और इनोस्के की दोनों ब्लेड जाकर कनाओ के ब्लेड पर लग के सीधा डोमा के गले तक पहुंच जाती है, और इस अटैक से फाइनली डोमा का गला कट जाता है। डोमा को ये यकीन तक नहीं हो रहा था कि उसका सर कट चुका है, और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कमजोर डीमन स्लेयर उससे ऐसे हरा देंगे। और फिर डोमा का बॉडी गायब होने लगता है, और ये देखकर इनोस्के बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अपर मून 2 के खिलाफ जीत चुके थे, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था, जिससे वो गिर जाता है। और तभी इनोस्के को तांजिरो की एक बात याद आती है, जहाँ पर तांजिरो इनोस्के को समझा रहा था कि इनोस्के की भी एक माँ है, लेकिन पहले इनोस्के को लगता था कि उसे तो सुअरों ने पला बड़ा है। और तभी इनोस्के को अपनी माँ की याद आती है, जिससे उसके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ कनाओ शिनोबू के हेडबैंड को ढूंढ लेती है, और वो नोटिस करती है कि उसकी राइट आई से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर कनाओ अपने सभी दोस्तों को थैंक्स बोलती है और अपनी दोनों बहनों से माफी मांगती है। और तभी शिनोबू और कनाई कनाओ के माथे पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि कनाओ ने बहुत अच्छा किया। और जैसे ही कनाओ ऊपर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, ये बस उसकी इमेजिन थी। और ये देखकर कनाओ रोने लगती है। तो अब अकाजा से लड़ने के बाद तांजिरो और ग्यू की हालत टाइट हो जाती है, जिसके बाद तांजिरो बेहोश हो जाता है। लेकिन तांजिरो को कहीं पर आग जलने जैसी महसूस हो रही थी, तो वो देखता है कि ग्यू अपनी टूटी हुई तलवार को आग में डालकर उसे तेज कर रहा था, और तांजिरो लड़ाई की वजह से बहुत घायल हो चुका था। तो ग्यू ने उसके सभी घावों पर मरहम पट्टी लगा दिया, जिससे उसके खून का बहना रुक गया। फिर ग्यू तांजिरो को बोलता है कि शायद तांजिरो को पता होगा कि ये लड़ाई तो सिर्फ शुरुआत है, उन सभी का एम तो मुजान किबुत्सुजी है, और हो सकता है इसके बाद इन दोनों को अपर मून 1 या अपर
मून 2 के साथ भी सामना करना पड़े, लेकिन अपर मून 3 आकाजा ने ही इनकी ऐसी हालत कर दी। तो ये दोनों खुद कंफ्यूज थे कि वो दोनों आगे चल के टिक पाएंगे या नहीं। लेकिन तभी कासुगा क्रो आके अनाउंसमेंट करती है कि शिनोबु, कनाओ और इनोस्के ने मिलकर अपर मून 2 को हरा दिया है। ये सुनकर तांजीरो और ग्यू बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सभी अब इस लड़ाई पर अपनी जीत हासिल कर रहे हैं और वो मुजान के बहुत करीब हैं। और अब सीन चेंज होता है, मित्सुरी को देखते हैं जहाँ पर मित्सुरी अपर मून 4 नाकीमे को ढूंढ लेती है और मित्सुरी के साथ सरपेन हाशिरा ओबानाई भी था। और जैसे ही ओबानाई नाकीमे को देखता है तो वो हैरान होता है क्योंकि अपर मून 4 को तो मुइचिरो ने हरा दिया था, लेकिन वो समझ जाता है कि नाकीमे तो एक रिप्लेसमेंट है। और मित्सुरी सोचती है शिनोबु कोचो जो मित्सुरी से भी छोटी थी, उसने अपने जीवन को जीत के लिए जोखिम में डाल दिया और इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और अब मित्सुरी जीत को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी और वो नाकीमे को मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ती है। लेकिन नाकीमे जो इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है, उसे हराना भी इतना आसान नहीं है। वो मित्सुरी के सामने एक गेट को अपीयर कर देती है जिससे टकरा के मित्सुरी नीचे गिरने लगती है। और अब मित्सुरी को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि ओबानाई के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और वो खुद को ही दोष देने लगती है कि वो बहुत अहंकारी हो गई और अपना आपा खो दिया, जिससे उसकी ऐसी हालत है। लेकिन तभी ओबानाई आके मित्सुरी को गिरने से बचा लेता है और मित्सुरी से कहता है कि उन्हें नाकीमे के अटैक्स के बारे में नहीं पता, तो उन्हें पहले अपना दिमाग लगाना होगा और खुद को शांत रखना होगा। जिसपे मित्सुरी बोलती है कि वो समझ गई, लेकिन वो अभी भी शर्मा रही थी। लेकिन तभी उन दोनों के नीचे का फ्लोर खुल जाता है, लेकिन वो दोनों गिरने से बच जाते हैं। लेकिन नाकीमे भी कम थोड़ी ना थी, वो बार बार इन्फिनिटी कैसल के गेट्स को ओपन करती और ये दोनों बहुत ही मुश्किल से इनसे बचते। लेकिन तभी अचानक से एक फ्लोर मित्सुरी से टकरा के मित्सुरी को बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ ले जा रहा था ताकि वो ऊपर के फ्लोर के साथ टकरा के कुचली जाए और मर जाए। और मित्सुरी फ्लोर के साथ टकराने ही वाली थी, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उससे बच जाती है। और अब मित्सुरी समझ चुकी थी कि नाकीमे अपने शरीर की तरह ही इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर सकती है। और मित्सुरी फिर से नाकीमे के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन नाकीमे फिर से एक गेट को ओपन कर देती है। लेकिन मित्सुरी इस बार इस जाल में नहीं फंसती और वो उस गेट से कूदकर साइड से नाकीमे को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसकी डायरेक्शन तो फिर से चेंज हो चुकी है, मतलब नाकीमे ने फिर से उसे एक गेट में डाल दिया जिसे मित्सुरी देख भी नहीं पाई और वो उदास होकर फिर से नीचे गिरने लगती है। और तभी ओबानाई सरपेन ब्रीडिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज करता है और अपने स्वॉर्ड को नाकीमे के गले के पास ले जाता है। लेकिन नाकीमे अपनी टेक्निक से ओबानाई को अपने से दूर करवा देती है और ये देखकर ओबानाई भी समझ जाता है कि नाकीमे की ब्लड डिमन आर्ट किसी को मारने के लिए बिल्कुल नहीं बनी, लेकिन उसकी ये टेक्निक बहुत ही परेशानी खड़ी कर रही है और इससे ये लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और नेक्स्ट सीन में हम गियोमे और मुइचिरो को देखते हैं जो कि तेजी से मुजान की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी नाकीमे की टेक्निक से एक दीवार मुइचिरो के साथ टकरा के उसे दूर ले जाता है और गियोमे यहीं पर रह जाता है। फिर मुइचिरो गियोमी से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो मुजान को ढूंढे। और फिर मुइचिरो एक अलग ही कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो से। मुइचिरो को देखकर कोकोशिबो कहता है कि मुइचिरो तो एक डीमन स्लेयर है और मुइचिरो से काफी जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन अपर मून 1 को अपने सामने देखकर मुइचिरो की फट रही थी। कोकोशिबो जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आसानी से देख सकता था और उससे ये एहसास होता है कि मुइचिरो कोई आम बच्चा नहीं है। और मुइचिरो सोचता है कि क्या ये अपर मून 1 ही है, क्योंकि ये बाकी अपर मून से काफी अलग लग रहा है और ये दिखने में बहुत ताकतवर और मेजेस्टिक लग रहा है। और मुइचिरो नोटिस करता है कि अपर मून 1 के पास एक स्वॉर्ड भी है, इसका मतलब ये डीमन पहले एक डीमन स्लेयर रहा होगा। उसके मन में काफी सारे डाउट्स थे और तभी मुइचिरो का हाथ बहुत बुरी तरीके से कांपने लगता है और वो अपने हाथ को कांपने से रोक ही नहीं पाता, जैसे उसका शरीर लड़ने से इनकार कर रहा हो। और मुइचिरो ने अपने जीवन में अपर मून 1 जैसा डीमन कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके प्रेजेंस यानी उसके ऑरे को महसूस करके ही मुइचिरो की धज्जियां उड़ जाती है। फिर कोकोशिबो अपनी गहराई से भरी हुई आवाज से मुइचिरो को उसका नाम पूछता है, जिसपे मुइचिरो डरते हुए बोलता है कि उसका नाम टोकितो मुइचिरो है। ये सुनकर कोकोशिबो समझ जाता है और कहता है तो अब सुकीगुनी नाम लुप्त हो चुका है। ये सुनकर मुइचिरो कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये सुकीगुनी कौन है, जिसपे कोकोशिबो कहता है कि आखिरकार सैकड़ों साल गुजर गए तो ऐसा होना तो जायज था। और फिर वो बोलता है कि सुकीगुनी उसका असली नाम था जब वो इंसान था और उसका असली नाम सुकीगुनी मिशिकात्सु था। और तभी एक गहरा सच रिवील होता है। कोकोशिबो मुइचिरो से कहता है कि मुइचिरो उसके फैमिली का ही मेंबर है जिन्हें वो पीछे छोड़ आया, यानी मुइचिरो उसी का वंशज है, उसी का संतान। और ये सुनकर मुइचिरो शौक में पड़ जाता है और वो सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भला एक डीमन के वंशज का कैसे हो सकता है, और क्या कोकोशिबो सच में सुकीगुनी वंशज का पहला फाउंडर है। और फिर मुइचिरो खुद को जैसे तैसे शांत करवाता है और अपने स्वॉर्ड को पकड़ के कहता है कि चाहे जो भी हो उससे इन सब से कोई मतलब नहीं। और ये देखकर कोकोशिबो मुइचिरो की तारीफ करके कहता है कि उसकी मानसिक शक्ति बहुत काबिल है, क्योंकि उसने पल भर में ही अपने घबराहट को दूर कर दिया, जो कि काबिले तारीफ है। और तभी
मुइचिरो मिस्ट ब्रीडिंग के सेकंड फॉर्म को यूज करके कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो अचानक मुइचिरो के पीछे आ जाता है और मुइचिरो से कहता है कि उसकी ये टेक्निक बहुत अच्छी थी और कोकोशिबो इतना भी अंधा नहीं है जो धुंध में भी नहीं देख पाए। और मुइचिरो फिर से मिस्ट ब्रीडिंग के 5वें फॉर्म को यूज करता है, लेकिन कोकोशिबो 1 सेकंड में ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो फिर से मुइचिरो की तारीफ करता है क्योंकि मुइचिरो इस साल पूरे 14 साल का हो जाएगा और उसके उम्र के हिसाब से उसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल है और वो घबराने के बजाय अपने घबराहट को दबाकर कोकोशिबो का गला काटने की कोशिश कर रहा है और उसे उसके वंशज से बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी। और वो कहता है कि भले ही उसके खून में बहुत पानी मिला दिया गया हो, लेकिन ये सब नॉर्मल बात है और भले ही उसका नाम मिट गया हो, लेकिन उसकी काबिलियत अभी भी उसके वंशज में जिंदा है। और फिर मुइचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिव करके कहता है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है और भले ही वो कोकोशिबो के वंशज का ही हो, लेकिन अब सैकड़ों साल बीत गए हैं जिससे कोकोशिबो का ना कोई काबिलियत और ना ही कोई खून का बूंद उसके शरीर में दौड़ रहा है। और कोकोशिबो भी ये नोटिस करता है कि मुइचिरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अपीयर कर लिया है और तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीडिंग के 7th फॉर्म को यूज करता है जिससे चारों तरफ कोहरा फैल जाता है। कोकोशिबो भी ये देखकर हैरान था क्योंकि उसने मिस्ट ब्रीडिंग के ऐसे टेक्निक को पहले किसी मिस्ट ब्रीडिंग यूजर को करते हुए नहीं देखा। और तभी लिटरली यार मुइचिरो अपने स्वॉर्ड को कोकोशिबो के गले के पास ले आता है, लेकिन कोकोशिबो इससे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और वो सोचता है कि ये समय बहुत अनोखा है क्योंकि उसे मुइचिरो के अटैक्स को पढ़ने के लिए अब थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अलग है और काफी इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल भी, और जरूर किसी मुइचिरो फैमिली का मेंबर ही होगा जिसने इस टेक्निक को बनाया है। और अब कोकोशिबो भी सीरियस हो जाता है और वो मून ब्रीडिंग के 1st फॉर्म को यूज करके मुइचिरो के ऊपर एक स्लैश मारता है जिससे मुइचिरो का एक हाथ कट जाता है और मुइचिरो को इससे काफी दर्द होता है। और ऑब्वियसली यार दर्द हो भी क्यों ना, लिटरली एक हाथ कट गया बंदे का। और फिर मुइचिरो कंफर्म हो जाता है कि अपर मून 1 पहले एक डीमन स्लेयर ही था क्योंकि वो ब्रीडिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। फिर मुइचिरो खुद को जैसे तैसे संभालता है और अपने यूनिफॉर्म के कपड़े को फाड़कर अपने हाथ को बांध लेता है ताकि खून का बहना रुक जाए। और मुइचिरो फिर से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। कोकोशिबो ये देखकर हैरान था कि मुइचिरो ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन उसने अपने ब्रीडिंग को यूज करके खून का बहना रोक दिया। लेकिन इसके बाद भी वो बिना सोचे समझे उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर कोकोशिबो मुइचिरो के ब्लेड को ही पकड़ के उसी के छाती पर घुसा देता है और मुइचिरो को एक दीवार पर टांग देता है। और वो मुइचिरो को एक ऑफर डील करता है कि वो एक डीमन बन जाए और वो बहुत ही आसानी से एक अपर मून के स्टेज पर पहुंच जाएगा क्योंकि वो उसी के वंशज का है और फिर वो मुजान के बहुत काम आ सकता है। तो अब मुइचिरो जो कि दर्द से तड़प रहा था, फिर कोकोशिबो मुइचिरो से बोलता है कि उससे ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर बात उसके कटे हुए हाथ की है तो वो फिर से रीजेनरेट हो सकता है अगर वो डीमन बन जाए तो, और हो सकता है मुजान उसका अच्छे से स्वागत करे और फिर उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। फिर कोकोशिबो मुइचिरो के हाथ को ठीक से बांध देता है ताकि उसके खून का बहना रुक जाए क्योंकि अगर उसका ज्यादा खून बहा तो वो मर जाएगा। और तभी हम देखते हैं गैनिया को जो चुपके से इनकी बातें सुन रहा था। फिर कोकोशिबो बोलता है कि अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मर सकता है और अब मुइचिरो के पास कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि उसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो बच सकता है। और दूसरी तरफ गैनिया अपने गन को कोकोशिबो की तरफ टांगता है और एक बुलेट फायर कर देता है, लेकिन लिटरली यार कोकोशिबो एक ही सेकंड में गैनिया के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि वो सही कह रहा है ना। कोकोशिबो की प्रेजेंस महसूस करके ही गैनिया की फटके एक हो जाती है और तभी गैनिया को यह एहसास होता है कि उसके फायर करने से पहले ही कोकोशिबो ने उसके हाथ को काट दिया था और गैनिया के हाथ से खून बहने लगता है। और मुइचिरो ये देखकर बहुत घबरा जाता है, लेकिन गैनिया अपने स्वॉर्ड से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोकोशिबो बहुत ही आसानी से गैनिया के दूसरे हाथ को भी काट देता है और गैनिया नीचे गिर जाता है। और कोकोशिबो गैनिया को देखकर ही समझ गया था कि वो डीमंस को खाता है। और तभी अचानक से गैनिया 2 हिस्सों में कट जाता है और कोकोशिबो ने इतनी तेजी से गैनिया के ऊपर अपनी ब्लेड चला दी कि उसे पता ही नहीं चला। और अब गैनिया अपनी दोनों हाथों को खो चुका था और अब वो इस हालत पे पहुंच चुका है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। मुइचिरो ब्लेड से खुद को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। और तभी कोकोशिबो नोटिस करता है कि गैनिया तो अभी तक नहीं मरा, भले ही उसका शरीर 2 हिस्सों में कट चुका हो। और फिर वो कहता है कि लगभग 300 साल हो गए उसका सामना एक ऐसे डीमन स्लेयर से हुआ था जो गैनिया के जैसे ही डीमंस को खाता था, लेकिन जब कोकोशिबो ने उसके शरीर को काट दिया था तो वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन गैनिया तो अभी तक जिंदा है, तो शायद कोकोशिबो को गैनिया के सर को काटना होगा। और वो गैनिया से कहता है कि अब उसके पास कोई रीजन नहीं गैनिया को जिंदा रखने का, क्योंकि वो एक आधा अधूरा डीमन है। और वो गैनिया के ऊपर एक स्लैश मार देता है, लेकिन तभी विंड हाशिरा शानेमी आके विंड ब्रीडिंग के 4th फॉर्म को यूज करके गैनिया को बचा लेता है और कोकोशिबो को उससे दूर करवा देता है। और कोकोशिबो भी ये समझ जाता है कि सानेमी एक विंड हाशिरा है। फिर सानेमी
कोकोशिबो से कहता है कि क्या उसे समझ आया कि सानेमी एक हवा है जो उसके सर को काट के उड़ा देगा। गेन्या भी सानेमी को देखकर हैरान होता है और सानेमी गेन्या से कहता है कि अब वो बहुत सीरियस है और गेन्या एक नंबर का लल्लू और बुद्धू है। और अब हमें सानेमी के असलियत के बारे में पता चलता है कि वो गेन्या से इतना रूडली बिहेव क्यों करता था। सानेमी कहता है कि क्या गेन्या अभी तक समझ नहीं पाया कि सानेमी ने अपने माँ तक को मार डाला ताकि वो गेन्या को प्रोटेक्ट कर सके और वो जी सके, क्योंकि उसकी रक्षा करना ही सानेमी का आखिरी काम था। ये सुनकर गेन्या को तांजीरो की एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर तांजीरो गेन्या से कहता है कि उसका भाई सानेमी उससे बहुत गुस्सा और नाराज है क्योंकि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन हुआ है, लेकिन तांजीरो को आज तक सानेमी से नफरत वाली गन नहीं आई। तो गेन्या बेकार में ही सानेमी से डरता रहता है और अगर गेन्या कुछ मन की बात कहना चाहता है तो वो सानेमी से कह सकता है क्योंकि सानेमी हमेशा से ही उससे बहुत प्यार करता है। और प्रेजेंट टाइम में सानेमी कहता है कि उसे डीमन स्लेयर बनना नहीं था बल्कि उसे तो शादी करके अपने बच्चों के साथ अपनी खुशी भरी लाइफ को जीते हुए बूढ़ा होना चाहिए था। वो खुशी जो वो दोनों अपने माँ को नहीं दे पाए, अपने भाई बहनों को नहीं दे पाए, वो खुशी गेन्या अपने बच्चों और पत्नी को दे। वो तो सिर्फ यही चाहता था और उसे यकीन है कि उसके रहते कोई भी डीमन गेन्या के पास भी नहीं आ सकता। और ये सुनकर गेन्या की आंखें भर जाती है और वो सानेमी से माफी मांगता है। और ये सब देखकर कोकोशिबो कहता है कि दोनों डीमन स्लेयर भाइयों की जोड़ी, इन दोनों ने तो उसकी यादें ताजा कर दी। और अब सानेमी गुस्से से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके छोटे भाई को चोट पहुंचाने की, अब वो किसी भी हाल में नहीं बचेगा। और सानेमी अपने ब्लेड को पकड़ के कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और कोकोशिबो सानेमी के ऊपर एक स्लैश मार देता है, लेकिन सानेमी नीचे झुककर अपने ब्लेड को कोकोशिबो के टांग पर ले जाता है, लेकिन कोकोशिबो एक जंप मार के इस अटैक को डॉज कर लेता है। और सानेमी फिर से विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है जिससे इन दोनों की ब्लेड आपस में भिड़ जाती है। और सानेमी कोकोशिबो के ब्लेड को देखकर हंसते हुए कहता है कि उसका ब्लेड कितना घिनौना है। और वो कोकोशिबो से पूछता है कि क्या वो सही कह रहा है। और फिर कोकोशिबो इस्तेमाल करता है मून ब्रीदिंग के 5वें फॉर्म को, जिससे सानेमी मुश्किल से ही बचता है। और वो नोटिस करता है कि कोकोशिबो अपने ब्लेड को बिना हिलाए ही अटैक्स कर रहा है और कोकोशिबो फिर से सानेमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सानेमी विंड ब्रीदिंग के तीसरे फॉर्म को यूज करके कोकोशिबो के अटैक को काउंटर कर देता है। और ये देखकर कोकोशिबो सानेमी से कहता है कि उसके अटैक्स इतने भी बुरे नहीं हैं क्योंकि अब उसका शरीर और उसकी टेक्निक पहले से काफी पीक हो चुके हैं। और सानेमी की ऐसी काबिलियत देखकर कोकोशिबो अपने रोंगटे खड़े होने से नहीं रोक पा रहा। और दूसरी तरफ सानेमी ये समझ जाता है कि कोकोशिबो के हर स्लैश में बहुत सारे छोटे छोटे मून जैसे स्लैशेस हैं जिनकी कोई रियल शेप नहीं है, कई साइज में बड़े हैं और कई छोटे। और सानेमी को लगता है कि मुइचिरो इन्हीं के वजह से हार गया। और सानेमी कोकोशिबो के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके अटैक काफी अलग और अजीब थे। और अगर सानेमी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता। और सानेमी ये भी समझ जाता है कि कोकोशिबो ब्रीडिंग टेक्निक का भी यूज कर सकता है और उसका फेस भी काफी अजीब है और धीरे धीरे उसकी तेजी और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब सानेमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसे इस लड़ाई में काफी मजा आने लगता है। और वो कोकोशिबो से कहता है कि ऐसे डीमन को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। और वो विंड ब्रीडिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज करके कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो इस अटैक को अपने ब्लेड से आसानी से काउंटर कर देता है। लेकिन तभी सानेमी ऊपर से कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो इसे भी अपने ब्लेड से रोक देता है। लेकिन तभी सानेमी कोकोशिबो के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। वो गेन्या के ब्लेड को अपने पैर के हेल्प से सीधा कोकोशिबो के गले पर वार करता है, लेकिन वो इसे भी डॉज कर लेता है। और वो फिर से एक स्लैश का वार करता है, लेकिन सानेमी इससे भी बच जाता है। और अब ये दोनों ही बहुत सीरियस हो चुके थे और अपने टेक्निक्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर रहे थे। फिर कोकोशिबो सानेमी के ऊपर एक बड़ा स्लैश मारता है और सानेमी इसे काउंटर करने के लिए अपने विंड ब्रीदिंग का यूज करता है। और सानेमी की टेक्निक्स को देखकर कोकोशिबो को पुरानी बातें याद आने लगती है और सानेमी कोकोशिबो के अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लैश उसको लग जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और ये देखकर मुइचिरो और गेन्या भी घबरा जाते हैं। और फिर सानेमी समझ जाता है कि लड़ाई के समय वो अपना फोकस एक सेकेंड के लिए भी नहीं हटा सकता और अगर उसने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा। और फिर कोकोशिबो को याद आता है कि बहुत समय पहले जिस समय को सेंगोकू युग कहा जाता था, उस समय कोकोशिबो ने ठीक ऐसे ही एक विंड हाशिरा के साथ लड़ाई की थी और वो भी सेम और वो भी एग्जैक्टली सानेमी की तरह ही ताकतवर था। और फिर वो लॉन्च करता है मून ब्रीदिंग के 6th फॉर्म को, जिससे मल्टीपल स्लैशेस सानेमी के बॉडी पर लगते हैं और सानेमी का खून बहने लगता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस कमरे में जितने भी पिलर्स थे वो कई हिस्सों में कट गए थे। गेन्या घबरा जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि कटे हुए पिलर्स की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब सानेमी के शरीर से खून बहकर फ्लोर पर गिरने लगती है और
हम देखते हैं सानेमी के शरीर पर काफी सारे बहुत बड़े बड़े कट्स लग चुके थे और सानेमी पूरी तरीके से खून से धुल चुका था। फिर कोकोशिबो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, सानेमी बहुत ताकतवर है क्योंकि उसने बहुत देरी तक जारी रखा। और वो बोलता है कि अगर सानेमी ने हिलने की कोशिश की तो उसके शरीर के सभी पार्ट्स निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन तभी कोकोशिबो को अचानक से अनकॉन्शियस फील होने लगता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उससे हो क्या रहा है। लेकिन तभी सानेमी बहुत ही मुश्किल से हंसते हुए बोलता है, रेयर ब्लड फॉर डीमंस, ठीक वैसे ही जैसे बिल्लियों के लिए सिल्वर बाइन पाउडर। और वो अचानक से कोकोशिबो के पास आ जाता है और उसके ऊपर अपने विंड ब्रीडिंग से अटैक कर देता है। और कोकोशिबो इससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका शरीर तो उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहा। और फिर सानेमी बोलता है, अरे क्या कोई दिक्कत है, तुम तो लड़खड़ा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे मेरा खून अपर मून्स के ऊपर भी काम करता है। और फिर हमें पता चलता है कि सानेमी का ब्लड सबसे ज्यादा रेयर ब्लड है और ये ब्लड काफी कम लोगों पर ही पाया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी डीमन को सानेमी के ब्लड का स्मेल मिल जाए तो वो डीमन कंसंट्रेट नहीं कर पाता और अपना कंट्रोल खोने लगता है, मतलब वो पूरी तरीके से नशे में आ जाता है। और सानेमी को लगता था कि उसके ब्लड का असर अपर मून के ऊपर नहीं होगा, लेकिन वो गलत था क्योंकि कोकोशिबो अब धीरे धीरे नशे में आ रहा है। तो अब हम सानेमी के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सानेमी को पहली बार ये एहसास होता है कि उसका ब्लड काफी ज्यादा रेयर है। और उसने जब से डीमंस को मारना शुरू किया उसके बाद उसे ये बात पता चली। और फिर वो कहता है कि ये बात उस रात की है जब उसकी माँ डीमन बन गई थी और डीमन माँ के साथ लड़ते हुए सानेमी का थोड़ा खून बह गया था, जिससे उसकी डीमन माँ की हरकत बदलने लगी और वो कमजोर होने लगी। और इसका फायदा उठा के सानेमी ने उसके डीमन माँ को मार डाला। और इस लड़ाई के बाद सानेमी को बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण उसके आंखों ने रंग देखना बंद कर दिया था और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता था। और सानेमी को पहले ये तक पता नहीं था कि निचिरिन स्वॉर्ड और डीमन स्लेयर नाम की भी कोई चीज है जो डीमंस को मारते हैं। सानेमी सिर्फ यही जानता था कि डीमंस की कमजोरी सूरज की रोशनी है और सानेमी अपने खुद के बनाए हथियारों से ही डीमंस को पकड़ के सूरज की रोशनी पर ले आता था। और एक दिन ऐसे ही सानेमी डीमन को मारने के लिए गया था, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे वो डीमन सानेमी को बहुत घायल कर देता है। लेकिन उसके ब्लड के वजह से वो बच गया और वहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार एक डीमन स्लेयर से हुई थी जो सानेमी की तरह ही डीमंस को मारता था। और इस डीमन स्लेयर का नाम था कुमेनु मासाशिका। मासाशिका सानेमी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताता है, जिसके बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान मासाशिका की मौत हो जाती है क्योंकि इन दोनों का सामना लोअर मून 1 से हुआ था। भले ही इन दोनों ने लोअर मून 1 को हरा दिया, लेकिन सानेमी ने मासाशिका को खो दिया और इसके बाद सानेमी एक हाशिरा बन गया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सानेमी कोकोशिबो के ऊपर यूज करता है विंड ब्रीडिंग के 6th फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो इसे डॉज कर लेता है। और कोकोशिबो ये देखकर हैरान था कि सानेमी इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी आखिर इतने पावरफुल अटैक्स कर कैसे रहा है। और अगर सानेमी के जगह वो बाकी सभी डीमन स्लेयर्स होते जिसके साथ कोकोशिबो ने पहले लड़ाई की तो ये लड़ाई कब का खत्म हो चुका होता। और वो ये देखकर भी हैरान था कि सानेमी ने अपने खून को बहने से भी रोक दिया था और लगातार लड़ाई करते हुए भी उसने अपने मसल्स को इतना ज्यादा टाइट रखा है कि उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स बाहर ना निकल सके। और सानेमी की ऐसी काबिलियत देखकर कोकोशिबो सोचता है कि चाहे जो भी कहो, ये कोई ऐसा इजी काम नहीं है जो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सके और उसने अपने लाइफ में कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। और फिर ये दोनों ही अपने ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं और कोकोशिबो अभी भी खुद को नशे में महसूस कर रहा था। लेकिन तभी कोकोशिबो अपने पैर से सानेमी के ब्लेड को पकड़ लेता है और अपने ब्लेड से सानेमी का गला काटने वाला होता है। और तभी हमें फिर से सानेमी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सानेमी पहली बार मास्टर कागाया से मिला था। सानेमी पहले बहुत बदतमीज और घमंडी था। जब वो कागाया को स्माइल करते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे काफी गुस्सा आने लगता है। फिर सानेमी कागाया से कहता है कि कागाया बस ऊपर बैठते हुए एक स्माइल के साथ सिर्फ ऑर्डर्स देता रहता है क्योंकि वो अपने हाथों को गंदा करना नहीं चाहता और अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। निश्चित रूप से कागाया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो डीमन स्लेयर्स को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। सानेमी की ऐसी बदतमीजी देखकर स्टोन हाशिरा गियो में गुस्सा हो जाता है और सानेमी से कहता है कि क्या सानेमी को तमीज से बात करना नहीं आता। लेकिन कागाया गियोमी को रोक देता है और सानेमी से कहता है कि सानेमी को बोलने दिया जाए, उससे इन सब से कोई दिक्कत नहीं। फिर सानेमी कहता है कि जो आदमी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बना बैठा है उसे तो खुद तलवार चलाना नहीं आता और उसे ना ही तलवार के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है। और ये सुनकर कागाया एक स्माइल के साथ कहता है आई एम सॉरी। कागाया ने पहले तलवार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये काम 10 बार के ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो इतनी सी मेहनत को भी नहीं सह सकता। लेकिन अगर वो ऐसा कर पाता तो वो खुद एक डीमन स्लेयर बन जाता और अपने ताकत से दूसरे लोगों की मदद करता। लेकिन इसके बाद भी कागाया से जो भी हो सकता है उसने वो किया
ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। और वो सानेमी से माफी मांगता है क्योंकि उसके वजह से सानेमी को इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ा। कागाया की ऐसी बात सुनकर सानेमी को अपने माँ की याद आने लगती है। फिर कागाया बोलता है अगर ये सभी डीमन स्लेयर्स एक मोहरा होता तो उनमें से एक मोहरा कागाया भी होता, वो मोहरा जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाता है। और अगर कागाया मर भी गया तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसने अपने उत्तराधिकारियों को पहले ही मौजूद रखा है। फिर कागाया कहता है कि सानेमी को कोई गलतफहमी हो गई है, कागाया बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है और अगर सानेमी को कमजोर इंसान पसंद नहीं है तो उसे कागाया को पसंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कागाया की एक ही इच्छा है कि सानेमी इन सब बातों को छोड़कर एक हाशिरा बनने पर ज्यादा ध्यान दे। और फिर कागाया कहता है कि मासाशिका के मौत के तुरंत बाद ही सानेमी को यहाँ बुलाया गया जबकि वो इस सदमे से उभरा ही नहीं था। ये कागाया की गलती है। और मासाशिका का नाम सुनकर सानेमी हैरान होता है कि आखिर कागाया को मासाशिका का नाम कैसे पता। फिर शिनोबु की बड़ी बहन ताने कहती है कि जब से कागाया ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के ड्यूटी को ज्वाइन किया है तब से उन्हें सभी डीमन स्लेयर्स के नाम पता है, चाहे वो मर ही क्यों ना गए हो। और सानेमी ये सुनकर हैरान था क्योंकि उसे तो एक भी डीमन स्लेयर का नाम याद नहीं जो उसके साथ लड़ते हुए मारे गए। फिर कागाया खड़े होकर सानेमी को एक लेटर देता है जो उसके दोस्त मासाचिका ने लिखा था। कागाया कहता है कि मासाचिका का एक भाई भी था जिसे किसी डीमन ने बहुत पहले मार दिया था, लेकिन मासाचिका को अपने भाई का रूप सानेमी के अंदर दिखाई देता है। और वो लेटर सानेमी को दे देता है और वो सानेमी से कहता है कि मासाशिका का सपना एक उज्जवल भविष्य देखना था, जो सपना मास्टर कागाया का भी है। मासाशिका सानेमी से कहना चाहता था कि जब तक उसका जीवन खत्म ना हो वो मुस्कुराते हुए जिए और उसकी लाइफ में कोई भी अस्वाभाविक खतरा ना हो, यही उसका सपना था। और फिर सानेमी को गेन्या की याद आने लगती है और फिर वो समझ जाता है कि उससे जिंदा रहना है। और प्रेजेंट टाइम में सानेमी कोकोशिबो के ब्लेड को गेन्या के गन से ब्लॉक कर देता है और कोकोशिबो के सिर पर बुलेट फायर कर देता है, लेकिन कोकोशिबो अपने ब्लेड से इसे भी रोक लेता है, जो देखकर सानेमी घबरा जाता है। और फिर कोकोशिबो मून ब्रीडिंग के थर्ड फॉर्म को यूज करता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस अटैक को हिट करने से पहले सानेमी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर एंट्री होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे की। फिर गियोमे सानेमी से कहता है कि वो अपने घाव को ठीक से सील ले, तब तक वो इस डीमन को संभाल लेगा, जिस पर सानेमी हाँ कहता है और गियोमे लड़ने के लिए रेडी होता है। कोकोशिबो जो ट्रांसपेरेंट वर्ड से ये पता लगा लेता है कि गियोमे और उसकी बॉडी हद से ज्यादा ताकतवर है और पूरे 3 साल हो गए उसे ऐसे किसी योद्धा से लड़े हुए और गियोमे की बॉडी उसके लिमिट से भी पार है। फिर गियोमे अपने वेपन को बहुत ही तेजी से घुमाने लगता है और बहुत गहरी सांस लेने लगता है और गियोमे इतनी जोर से सांस ले रहा था कि कोकोशिबो के आसपास के सभी हवा गियोमे की तरफ खींची चली जा रही थी और अब ये दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और गियोमे अचानक कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो इसे इजीली डॉज कर लेता है और कोकोशिबो अपने ब्रीडिंग को यूज करने वाला होता है कि तभी गियोमे अपने कुल्हाड़ी से साइड से कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है। कोकोशिबो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे क्योंकि गियोमे अपने दोनों ही हथियारों को एक ही टाइम में फेंक रहा था और कोकोशिबो मुश्किल से इसे डॉज कर लेता है। और फिर गियोमे स्टोन ब्रीडिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज करता है, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है और तभी अचानक से गियोमे की चेन कोकोशिबो के गले को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे जकड़ने वाली होती है। कोकोशिबो इन चेन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये चेन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कोकोशिबो की ब्लेड भी उसे नहीं काट पाती और वो ना चाहते हुए भी इसे डॉज कर लेता है। फिर कोकोशिबो गियोमे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने ब्लेड को गियोमे के गले के पास ले जाता है, लेकिन गियोमे एक ही सेकेंड में वहाँ से हट जाता है और उसके ऊपर से ही कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है और कोकोशिबो इससे बहुत ही मुश्किल से बचता है। फिर गियोमे अपने चेन से कोकोशिबो के ब्लेड को जकड़ लेता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींच देता है, जिससे कोकोशिबो की ब्लेड टूट जाती है। फिर ये दोनों ही अपने ब्रीडिंग टेक्निक्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर कोकोशिबो गियोमे से बोलता है कि उसके हमले बेकार हैं क्योंकि उसके शरीर के साथ उसका ब्लेड भी रीजेनरेट होता है। और हम देखते हैं गियोमे के चेहरे पर एक कट लग चुका था और गियोमे को भी ये बात पता नहीं था कि अपर मून 1 की ब्लेड भी रीजेनरेट हो सकती है। फिर गियोमे कहता है कि उसने ये चीज उस समय के लिए बचा के रखी थी जब उसका सामना मुजान के साथ हो, लेकिन अगर वो इसको यूज करने के बाद भी इस लड़ाई में सफल नहीं हुआ तो वो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। और फिर गियोमे बहुत ही गुस्से से अपना बहुत ताकत लगाता है और अपने डीमन स्लेयर मार्क को अपियर कर देता है और कहता है कि इसके बाद उसके लिए खोने को और कुछ भी नहीं है।